एडम के पास 95 पंखुड़ियां बची थीं, जिसका मतलब था कि उसके पास केवल 95 सेकंड थे, जो कि 1.5 मिनट से थोड़ा अधिक था। कैटरीन के लिए भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। उसने 5 मिनट पहले ही अपना इनिशियल जीन हटा दिया था, उसने अपने उन्नत रूप के पहले 5 मिनट बिता दिए थे। अब वह क्षण था जिसे उसकी स्थिति में कोई भी प्रेत टालने की कोशिश करता। कैटरीन बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसके पास अब ऊर्जा का कोई अनंत स्रोत नहीं था। हालांकि इसके बावजूद वह अनुनाद से बाहर नहीं थी। उसकी नसें अभी भी सूजी हुई थीं और उसकी सहज प्रवृत्ति सीमा पर थी। होश! इससे पहले कि कैटरीन होश में आ पाती, प्लेग रीपर ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने कोट की क्षमता का लगातार 2 बार उपयोग किया, इसलिए वह अब ऐसे शक्तिशाली हमले नहीं कर सकता था, लेकिन इससे उसे कैटरीन को मारने से नहीं रोका जा सका। उसे लगा कि वह बहुत कमज़ोर हो गई है। कैटरीन का विकास वृक्ष लगभग खाली हो चुका था, वह अपनी ऊर्जा के अंतिम अंश भी खो रहा था जो अब उतने शक्तिशाली नहीं थे और कैटरीन को उतनी शक्ति नहीं दे सकते थे। चौंक कर कैटरीन ने जल्दी से अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े लंबे आदमी को देखा जिसने पहले से ही अपनी दरांती घुमा रखी थी। काले ब्लेड से एक खतरनाक चमक निकल रही थी, जो कैटरीन की आंखों में झलक रही थी। कैटरीन ने पलकें झपकाईं। अगली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि एडम के पैर प्लेग रीपर की पीठ से टकराए, जिससे राक्षस एक तरफ गिर गया। हमारे पास 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय है, या तो हम उसे अभी तोड़ दें या फिर मर जाएं। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़ो, अब सिर्फ तुम और मैं ही हैं। हमें ये करना है, ठीक है? एडम ने कैटरीन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कैटरीन ने उनकी आंखों के सामने उड़ती ऊर्जा की पतली हरी धाराओं को देखकर सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वे पतली और पतली होती जा रही हैं, बहुत जल्द वे बिल्कुल रुक जाएंगी और फिर कैटरीन का अंत आ जाएगा। जरूर, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। इसके अलावा कैटरीन ने पलटकर प्लेग रीपर की ओर देखा जो धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी मांसपेशियां समय समय पर कांप रही थीं और उसके मुंह के कोनों से खून की धार बह रही थी। अपना अगला लेख अंपायर पर पाएं। आत्मविश्वास और गर्व अभी भी उसकी आंखों में भरा हुआ था, यहाँ तक कि मौत के सामने भी वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं था, वह केवल एक मजबूत प्राणी था जो हमेशा अंत तक जाता था, चाहे कुछ भी हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता था। अपने दांत पीसते हुए प्लेग रीपर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने हथियार को कसकर पकड़ लिया। उसकी दरांती की हड्डी की मूठ लाल रंग के धब्बों से ढकी हुई थी, उसकी हथेलियां पहले से ही इस लड़ाई में किए गए अनगिनत शक्तिशाली हमलों से खून बहने लगी थीं। वह भी अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। कैटरीन ने गले में कुछ अटका कर कहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इस स्थिति में हैं। उन तीनों को अपने जीवन के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, जैसे कि वे ऐसे जानवरों के समान हो जिनके पास कोई अन्य विकल्प न हो। हाँ, हालांकि हमारे पास वास्तव में थोड़ा और समय है, लेकिन ये हमारा आखिरी मिनट है। लड़ाई खत्म होने से पहले 2 मिनट भी नहीं बीतेंगे। एडम ने आगे बढ़ने से पहले शांति से कहा। ओसाना का फूल दिखाई देने के बाद उसकी गति थोड़ी बढ़ गई, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव ये हुआ कि अब वह उस पर भारी नहीं लग रहा था। प्रत्येक प्रवर्धन, घाव और उनकी लड़ाई के बीतते मिनट के साथ एडम को महसूस हो रहा था कि उसके कदम भारी हो रहे हैं क्योंकि उसके कंधों पर भार बढ़ रहा है, लेकिन फूल से आने वाली ऊर्जा ने उसके लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बना दिया। होश! एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसका हाथ उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से चलने लगा। चांदी की सुई एक सफ़ेद चमक की तरह उसके सामने से गुजरी और प्लेग रीपर की छाती को आसानी से चीरती हुई निकल गई। एडम की तरह उसे भी उम्मीद नहीं थी कि एडम का हमला इतना तेज होगा। एक तरह से प्लेग रीपर भाग्यशाली था। सुई की केवल नोक ही उसके सीने के आर पार गई, जिससे एक लंबा लेकिन गहरा घाव हो गया। अगली पंखुड़ी लाल कणों में बदल गई और एडम की आंखों के सामने उड़ने लगी, साथ ही उसका हाथ एक बार फिर हमला करने के लिए हरकत में आ गया। एक ही धड़कन में 5 चांदी के पंजे खून की बूंदों को चीरते हुए सीधे प्लेग रीपर की गर्दन की ओर बढ़े। प्लेग रीपर ने एक कदम पीछे लिया और उसके पंजों की नोकें उसकी छाती पर चली गईं, लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम उठाया, कैटरीन उसके पीछे प्रकट हो गई। वह अपनी क्षमताओं का लगातार उपयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका स्टाफ 100 जड़ों के बिना भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। वह अनुनाद में थी, इसलिए वह सटीक हमला कर सकती थी। प्लेग रीपर ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और कैटरीन की ओर देखा, जो एक हाथ से अपनी छड़ी को भाले की तरह मजबूती से पकड़े हुए थी। क्रैकल! लकड़ी की नोक प्लेग रीपर के बाजू में घुस गई, जिससे एक बड़ा घाव हो गया और उसका काला कोट फट गया। एडम की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि जबड़ा कैटरीन के हमले को रोकने के लिए नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह प्लेग रीपर की गलती थी या उसके पास इसके लिए ताकत नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एडम को कार्रवाई करनी थी। वोश! एडम की आंखों में कई चांदी की चमक दिखाई दी, फिर प्लेग रीपर के शरीर पर 3 कट के निशान दिखाई दिए, एक उसके कंधे पर और 2 उसके दाहिने पैर पर। बिना किसी हिचकिचाहट के एडम आगे बढ़ा और अपना अगला हमला शुरू करने को तैयार हो गया। धप धप धप! प्लेग रीपर का दिल तेजी से धड़कने लगा और दुनिया उसके लिए धीमी हो गई।
उसने देखा कि कैटरीन बगल से उसकी ओर आ रही है, अपनी खूनी छड़ी को उसके शरीर में घुसाने वाली है। उसने एडम की सुई को देखा जो धीरे धीरे उसके सिर के पास आ रही थी, और उनकी निगाह ने देखा कि कैसे आग की लपटों का घेरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। विसंगतियां बढ़ रही थीं, नई कलाकृतियां प्रकट हो रही थीं, और यह सब बस एक और अनुस्मारक था कि वे इस पिंजरे में अकेले थे। एडम की गंभीर निगाह, उसके हमलों की नई ताकत और गति, तथा अपनी निराशाजनक स्थिति के बावजूद कैटरीन की निस्वार्थता ने प्लेग रीपर के अंदर एक ऐसी भावना को जगा दिया जिसे वह पहले ही भूल चुका था। मौत। प्लेग रीपर को लगा कि इस बार वह मौत का दूत नहीं है, अब मौत उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले कितने ही प्रेत और राक्षसों को मारा था, वह अभी भी नश्वर था। उसके पास बाकी सभी लोगों की तरह केवल एक ही जीवन था। मृत्यु के भय में कुछ भी गलत नहीं था। इसके विपरीत, इसे महसूस करके, यह महसूस करके कि अंत निकट है, जीवन और अधिक मूल्यवान हो गया। एक ही पल में प्लेग रीपर की आंखों में दुनिया और भी ज्यादा चमकीली और गहरी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सारे रंग फिर से भर दिए हों, जिससे जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तब प्लेग रीपर को एहसास हुआ कि अगर दुनिया भी अलग दिखने लगी तो वह पहले जैसा नहीं रह सकेगा। अब ठंडे दिमाग से सोचने और गणना करने का कोई मतलब नहीं था। उसे बस 1 मिनट तक डटे रहना था, तब तक लड़ना था जब तक एडम की छाती की सभी पंखुड़ियां कैटरीन के विकास वृक्ष की तरह खाली ना हो जाएं। प्लेग रीपर का चेहरा फट गया, जिससे उसका पुराना चेहरा टुकड़ों में बिखर गया, मानो वह एक शांत योद्धा का मुखौटा था जिसकी अब जीतने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। अब उसका लक्ष्य जीवित रहना था, और ऐसा करने के लिए उसे बस जरूरत थी। प्लेग रीपर एक भयंकर योद्धा की तरह चिल्लाया, जो युद्ध के आनंद और निकट मृत्यु की अनुभूति को साझा करता था। क्रैकल। एडम की सुई प्लेग रीपर के कंधे में चुभ गई, थोड़ा नीचे, और सुई उसके दिल में घुस गई। अजीब बात यह है कि प्लेग रीपर ने बचने की कोशिश भी नहीं की, जो पहले उसके जैसे अनुभवी राक्षस के लिए असंभव था। उसकी दहाड़ तुरंत ही एडम और कैटरीन के मन में उतर गई, जिससे उनकी प्रतिक्रियाएं विपरीत हो गईं। कैटरीन कामपुर थी। उसने प्लेग रीपर को पहले कभी इस तरह से पेश आते नहीं देखा था। वह अपने घावों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी आंखें युद्ध की लपटों से जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान थी। अनिश्चितता ने उसे भयभीत कर दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी निगाहें गहरी हो गईं, लेकिन इससे अंत तक लड़ने की उसकी इच्छाशक्ति हिल नहीं सकी। एडम के मुंह के कोनों पर एक उत्साहपूर्ण मुस्कान उभरी जो लगातार चौड़ी होती गई। वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। उसने महसूस किया कि उसका खून उबलने लगा है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है, और एक सच्चे योद्धा की तरह आखिरी सेकंड तक प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा ने उसे पूरी तरह से खा लिया। क्लच। एक पीले हाथ ने उसकी चांदी जैसी बांह को पकड़ लिया जो अभी भी उसके कंधे पर धंसी हुई थी, खून की एक अकेली धार नीचे टपक रही थी। प्लेग रीपर के आगे बढ़ते ही उसका शरीर हरकत में आ गया, सुई उसके मांस में थोड़ी और गहराई तक धंस गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की, उसका लक्ष्य कुछ और था। बाम। खून से लथपथ एक मुट्ठी एडम के चेहरे पर मारी गई, जिसने वार के बावजूद बचने की कोशिश भी नहीं की। उसकी मुस्कान और उत्साहित भाव बरकरार रहे। प्रभाव से एडम एक ओर गिर गया, सुई प्लेग रीपर के शरीर से बाहर निकल गई और उनका समूह एक ओर चला गया तथा कैटरीन से थोड़ा दूर हो गया। एडम, उसने खुद को हमले के लिए तैयार कर लिया है। कुछ भ्रामक पैंतरेबाजी करने की कोशिश करो और उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर घातक वार करो, सिल्वाना ने तुरंत कहा। उसे एहसास हुआ कि प्लेग रीपर की लड़ने की शैली पूरी तरह से बदल गई थी। हा, ये तो सवाल ही नहीं उठता, एडम ने अपनी सुई घुमाते हुए कहा, जिससे प्लेग रीपर की छाती पर गहरा घाव हो गया। खून एडम के चेहरे के सामने उड़कर बाहर आ गया। आग। प्लेग रीपर ने अपना मुंह चौड़ा करके चीखने की कोशिश की और फिर अपनी दरांती घुमाकर एडम को भी वैसा ही घाव दिया। अगर मैं उसके खिलाफ रणनीति या गणना का उपयोग करके लड़ता हूं, तो वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा और खुद भी मर जाएगा, एडम ने ऊंची आवाज में कहा, चांदी के पंजे से उस काले ब्लेड को पकड़ते हुए जो उसके ठीक सामने रुका था। फिर उसने अपना सिर पीछे झटका और अपना माथा पूरी ताकत से प्लेग रीपर के माथे पर मारा, जिससे जोरदार आवाज हुई और उनके माथे खून में बदल गए। अब वह प्लेग रीपर के खिलाफ नजदीकी लड़ाई में डरता नहीं था। उन दोनों को एहसास हो गया था कि जब तक वे ऐसा कर सकते हैं, वे एक दूसरे को चीर कर रख देंगे। इस तरह के राक्षस के खिलाफ आपको तब तक लड़ना होगा जब तक कि हम में से कोई एक गिर न जाए, हमेशा के लिए। दोनों फ्लैश लाइटें एक दूसरे से टकराईं, जिससे जमीन हिल गई और उनके ब्लेडों से जोरदार आवाज निकली जो आसपास के दर्जनों मीटर तक गूंज गई। प्रत्येक नए संघर्ष के साथ जमीन कांपती और खून ठंडी सतह पर गिरता, चाहे वह राक्षस का खून था या मानव का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका खून बहुत पहले से मिश्रित होकर उनके भीषण युद्ध का एक निशान बन गया था। तेज गति से घूमती काली तलवार ने एडम के शरीर पर और अधिक घाव कर दिए। खरोंचों और गहरे घावों ने उसे ढक लिया। दर्द की चमकीली झलकें लगातार दिखाई देने लगी, लेकिन उसके लिए ये केवल अंगारे ही थे जो उसकी युद्ध की आग को प्रज्वलित रखने में मदद कर रहे थे। चलो, हमारे पास 1 मिनट से भी कम समय बचा है। मरने से पहले क्या तुम्हें बस इतना ही दिखाना है?
ये तुम्हारे जीवन के आखिरी सेकंड हैं, एडम ने उत्साहित भाव से कहा और फिर अपने पंजे घुमाए जिससे प्लेग रीपर के शरीर पर किसी विशालकाय जानवर के पंजे की तरह 4 गहरे घाव हो गए। तीव्र दर्द के बावजूद प्लेग रीपर ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं की। वह बस मुस्कुराया और हमला जारी रखा। समय समय पर कैटरीन उनकी लड़ाई में शामिल होती थी, लेकिन चूंकि वह अपने 5 मिनट बिताने से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वह प्लेग रीपर को शायद ही कुछ कर पाती थी। खैर, वास्तव में उसने अपनी छड़ी और जड़ों दोनों से उस पर सफलतापूर्वक कई घाव कर दिए थे, लेकिन इसका कारण ये था कि प्लेग रीपर अब बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ उसकी जीत करीब आती जा रही थी और वह इसे महसूस कर सकता था। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उन्हें जो घाव मिले हैं उसके बावजूद न तो एडम और न ही प्लेग रीपर गिरने वाले हैं, कैटरीन ने मन ही मन कहा, जबकि ऊर्जा की धाराएं जो पहले से ही धागे जितनी पतली थीं उसके सामने बह रही थीं। कैटरीन ने अपने होंठ काटे। प्लेग रीपर के पास भी सीमित समय है, कोई भी हमेशा इस गति से नहीं लड़ सकता, लेकिन ये देखते हुए कि उसे अपने घावों की परवाह नहीं है, वह निश्चित रूप से 1 मिनट में नहीं गिरेगा। हमारा समय तेजी से खत्म हो रहा है। तब तक एडम की छाती पर केवल 40 पंखुड़ियां ही बची थीं और कैटरीन का विकास वृक्ष पूरी तरह से खाली होने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, मैं इस पर कोई समय बर्बाद नहीं कर सकती। वे दोनों सही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी काम करना है, क्योंकि हम में से कुछ के पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। कैटरीन की नज़रें गंभीर हो गईं और उसने प्लेग रीपर की ओर हाथ बढ़ाया। अगले ही क्षण काली जड़ें, जिन पर पहले से ही लाल फूल खिले हुए थे, जमीन से उभर आईं। जड़ें प्लेग रीपर के ठीक सामने प्रकट हुईं तथा उसे पिंजरे की छड़ों की तरह एकदम से अलग कर दिया। इससे पहले प्लेग रीपर आसानी से बच निकलता था, उसके लिए अपने स्थान से ऐसा करना काफ़ी आसान था, लेकिन अब यह विकल्प नहीं था। वोश! एक ही झटके में काली तलवार ने जड़ों को चीर दिया, जबकि लाल फूल फूट पड़े। ज्वाला के विस्फोट ने अपने आसपास की हर चीज़ को भस्म कर दिया, लेकिन इसकी चमक के बावजूद प्लेग रीपर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो अंत तक लड़ने की इच्छा की तुलना में ये लपटें फीकी और महत्वहीन थीं। जब लाल आग में से एक काली चमक निकली तो एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। प्लेग रीपर ने अपने कोट से खुद को आग की लपटों से बचाया। उसके कोट के किनारे जल गए, जिससे ठंडी जमीन पर सुलगती हुई चिंगारियां निकल गईं। बाम! प्लेग रीपर घूम गया और एडम के पेट पर लात मार दी। उसका शरीर अगले हमले की तैयारी में आगे बढ़ा, लेकिन एडम के पंजे तुरंत उसके चेहरे पर चले गए, जिससे प्लेग रीपर के गाल पर 3 गहरे घाव हो गए। खून की धाराएं तेजी से उसकी पीली त्वचा पर बहने लगीं और जमीन पर गिरने लगीं। एडम फिर से हमला करने वाला था। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर ने उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी थी। प्लेग रीपर की आंखें सहज रूप से एडम के पंजों को अपनी ओर आते हुए देख रही थीं। बिजली के डिस्चार्ज ने उसके हमलों को कुछ अकल्पनीय गति तक पहुंचने में मदद की। अपनी वर्तमान स्थिति में भी प्लेग रीपर के पास बचने का समय नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है और केवल एडम को ही आगे बढ़ने की अनुमति है। एडम के पंजों से एक तेज चमक दौड़ गई, उसके दस्ताने को बनाने वाले धागे कांपने लगे और जल्दी ही अपना आकार खोने लगे। तुरंत ही, जैसे किसी के आदेश पर, तीखे पंजों वाला वह दस्ताने गायब हो गया, धागे अलग हो गए, जिससे एडम का हाथ दिखाई देने लगा, जो अगले ही क्षण प्लेग रीपर की छाती पर जा गिरा। आह, क्या बकवास है! एडम ने अविश्वास में बड़बड़ाया। उसने अपनी छाती की ओर देखा, उसमें अभी भी 20 पंखुड़ियां थीं। अगले 20 सेकंड तक वह अपने कार्यों में पूरी आज़ादी के साथ लड़ सकता था। होश! प्लेग रीपर की मुट्ठी तुरंत एडम के पेट में घुस गई और उसके मुंह से खून की एक धार निकली, जो प्लेग रीपर की छाती पर बहने लगी। एडम, रुकने की हिम्मत मत करना, कैटरीन ने प्लेग रीपर के पीछे आकर कहा। क्रैकल! उसकी लाठी की तीखी नोक प्लेग रीपर के पैर में घुस गई, जिससे उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। RRRRAAAAAAH! प्लेग रीपर दहाड़ा, अपने धड़ को घुमाया और कैटरीन पर तेजी से प्रहार किया। उसकी हथेली का पिछला हिस्सा उसके चेहरे पर जा लगा। इस झटके से कैटरीन एक तरफ गिर गई और उसका सिर ऐसा झटका खा गया मानो 2 स्टील के हथौड़ों ने एक साथ उस पर प्रहार किया हो। सेकंड दर सेकंड एडम ने प्लेग रीपर को उसकी सीमा तक पहुंचने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास पर्याप्त नहीं थे। नहीं, एडम ने अपने सामने उड़ते ऊर्जा के लाल कणों को देखकर मन ही मन बुदबुदाया। अपनी छाती पर एक त्वरित नज़र डालने पर उसने देखा कि उसके पास केवल 3 पंखुड़ियां बची थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे अभी अपना सबसे शक्तिशाली हमला शुरू करना होगा। होश! अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से कसते हुए एडम ने सुई को सीधे प्लेग रीपर पर फेंका, जिससे वह अपनी सुई में बने सैकड़ों धागों में से तिरछे ढंग से उसे काटने वाला था, जिनमें से प्रत्येक धागा उस तरह की तरह तेज था। प्लेग रीपर का उत्तेजित चेहरा अचानक शांत हो गया और उसकी आंखें उदासी से भर गईं। वह एक कदम आगे बढ़ा। सुई की नोक से उसकी छाती फट गई, जिससे उसकी पसलियां बाहर आ गईं, जिनके पीछे उसका दिल छिपा था, जो अब बहुत धीमी गति से धड़कने लगा था।
तभी प्लेग रीपर की काली आंखों में एडम की छाती से उड़ती हुई आखिरी पंखुड़ी दिखाई दी। अंतिम प्रयास के रूप में एडम ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, उसकी सुई की नोक चमक रही थी, लेकिन फूल पहले ही उसकी छाती से गायब हो चुका था। बाम! एडम की हड्डियां टूट गईं, उसका मांस फट गया और उसके पैर कांपने लगे, उसका वजन सहन करने में असमर्थ हो गए। उसके शरीर पर मौजूद अनगिनत दरारों से खून की धार बहने लगी, जो मानो शक्तिशाली दबाव के कारण बह रही हो। उसका समय पूरा हो गया था। कदम कदम कदम! प्लेग रीपर शांति से उसके पास आया और ऊपर से देखने लगा। कुछ ही सेकंड पहले उसे इसका पता चला था, इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई खत्म हो गई है तो उसकी निगाहें उदासी से भर गईं। वोश! प्लेग रीपर ने हमला किया और अपनी दरांती एडम पर गिरा दी। एडम की बांह सहज ही हिल गई तथा उसने सुई के पहले हमले को रोक दिया, लेकिन उसके शरीर में फैलती हुई प्रतिक्रिया असहनीय रूप से दर्दनाक थी। रुको! कैटरीन गुस्से से उनकी ओर दौड़ते हुए बोली। हालांकि उसके कदम धीमे और अनाड़ी थे। 1 मिनट और 50 सेकंड में से उसके पास 10 सेकंड से भी कम समय बचा था। उसने अपनी लगभग सारी ताकत खो दी थी। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की धाराएं मानव बाल से भी पतली थीं। प्लेग रीपर ने उस पर एक नज़र डाली, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। फिर उसने अपनी दरांती को अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर जल्दी से अपना हथियार नीचे कर लिया। काली तलवार हवा में चीरती हुई आगे बढ़ी और एडम की जान लेने ही वाली थी। क्रैकल! लंबा ब्लेड मांस में घुस गया और आसानी से हड्डी को काटता चला गया, लेकिन एडम को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, केवल किसी और के खून की कुछ बूंदें उसके हैरान चेहरे पर गिरीं। तस! बहुत दर्द हो रहा है। कैटरीन ने अपने दाहिने कंधे में गहराई तक धंसी काली दरांती में अपना प्रतिबिंब देखते हुए बुदबुदाया। हमले के दर्द और बल से वह एक घुटने पर गिर गई तथा अंतिम क्षण में एडम की रक्षा करने में सफल रही। 5 नहीं, अब मेरे पास शायद कुछ सेकंड से भी कम समय बचा है। कैटरीन ने बुदबुदाते हुए महसूस किया कि वह अंतिम 10 सेकंड की शुरुआत के करीब पहुंच रही थी जब वह अपनी शक्तियों से पूरी तरह से रहित हो जाएगी, व्यावहारिक रूप से एक साधारण इंसान से अलग नहीं होगी। प्लेग रीपर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैटरीन ने वाकई ऐसा किया है। उसके कंधे से खून की मोटी धाराएं बह रही थीं, जिसका एक हाथ पहले से ही गायब था। अपने मन पर इन विचारों को हावी न होने देते हुए प्लेग रीपर ने हड्डी के मूठ को और कसकर पकड़ लिया, और वह कैटरीन के कंधे से ब्लेड को खींचने वाला था तथा अपने अंतिम वार से उन दोनों को मारने के लिए एक बार फिर हमला करने वाला था। नल! धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक ठंडी हथेली ने प्लेग रीपर की छाती को छुआ, ठीक उस जगह जहां एडम ने उसे अपनी सुई की नोक से चीर दिया था। प्लेग रीपर ने अपनी नज़रें नीची कर लीं और वह कैटरीन के उसे देखने के तरीके से कांप उठा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखें उदासी से भरी थीं। अलविदा, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। ये बहुत जल्द होगा, कैटरीन ने आखिरी बार अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। उसकी हथेली से एक अकेली जड़ निकली, जिसकी तीखी नोक उसकी पसलियों के बीच से आगे बढ़ती हुई प्लेग रीपर के हृदय को आसानी से भेदती हुई दूसरी ओर से बाहर निकल गई। छप छप! इसके साथ ही प्लेग रीपर और कैटरीन के मुंह से खून बहने लगा। दोनों का समय खत्म हो रहा था, लेकिन फिलहाल इसका मतलब केवल उनमें से एक के लिए मौत था। बाम! कैटरीन और प्लेग रीपर ढलान से नीचे लुढ़कते हुए नीचे गिरे और धूल भरी जमीन के बीच में जाकर रुक गए। पहली हवा की धारा ने उनके बालों को झकझोर दिया और कैटरीन की जड़ के टुकड़े उड़ा ले गई, जो पहले ही टूट चुके थे क्योंकि वह अपनी सारी शक्ति खो चुकी थी। उसके आखिरी 10 सेकंड शुरू हो चुके थे। विकास वृक्ष कैटरीन से जीवन शक्ति को निकाल रहा था। भले ही वे जीत गए थे, लेकिन उनकी मूल योजना वास्तविकता में नहीं आने वाली थी। उनके पास हल्के पीले राक्षस को मारने और कैटरीन को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा था। लेकिन प्लेग रीपर की आंखों से जीवन की लौ बुझ चुकी थी। कैटरीन के पास अभी भी उसकी कहानी के अंतिम सेकंड बचे थे। हाहा, हमारा शीघ्र पुनर्मिलन आ गया। कैटरीन ने प्लेग रीपर की ओर अपना हाथ बढ़ाने से पहले बुदबुदाया। उसने अपनी हथेली खोली, ऊर्जा के सफ़ेद कण एक सक्रिय भंवर में बदल गए। कैटरीन ने रिवॉल्व को बुलाया। कभी कभी प्रारंभिक लक्ष्य में बहुत अधिक परिवर्तन हो सकता है, जिस मार्ग को पूरा करना आवश्यक था से लेकर अंतिम परिणाम तक, लेकिन फिर भी इसे पूरा किया जा सकता है। कांपना कांपना कांपना! प्लेग रीपर का शरीर कांप उठा क्योंकि उसमें से ऊर्जा बहने लगी। अजीब बात यह है कि स्कारलेट पायरोमैंसर के विपरीत ऊर्जा धाराएं सफ़ेद के बजाय काली थीं। सामान्यतः जीन का भी अनुसरण किया जाता, लेकिन चूंकि कैटरीन ने अपना प्रारंभिक जीन हटा दिया था और उसका जीवन समाप्त होने वाला था, इसलिए प्लेग रीपर के शरीर से कुछ और निकल रहा था। एक काला तारा, अशुभ और राजसी, उसके चारों ओर घना अंधेरा कोहरा मंडरा रहा था, जिससे पता चल रहा था कि यह एक खतरनाक शक्ति थी जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कैटरीन ने कड़वी मुस्कान दी। हर बीतते पल के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी।
उसे नहीं पता था कि उसके पास अभी कितने सेकंड बचे हैं, शायद 3, शायद सिर्फ 1, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी थीं और वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। बहुत जल्द कैटरीन को अपने सामने केवल अंधकार दिखाई देने लगा। वह एक ऐसी नींद में डूब गई जो उसके लिए एक शाश्वत सपना होना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके मामले में यह अंधकार ही था जो उसके जीवन में पुनः प्रकाश लाने वाला था। एक काला सितारा उसके रिवॉल्व में उड़ गया, जो एक क्षण में गायब हो गया क्योंकि कैटरीन का समय पहले ही बीत चुका था। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, उसका विकास वृक्ष, जो आमतौर पर ऊर्जा से भरपूर चमकता था, पूरी तरह से खाली हो गया था। उसमें से खून बह रहा था। उसने पहले ही इस दुनिया में कुछ सेकंड और टिकने के लिए कैटरीन की जीवन शक्ति को खत्म कर दिया था। दरारें पूरे विकास वृक्ष को ढक रही थीं, जो किसी आस नापदा की तरह तेजी से बढ़ रही थीं। बहुत जल्द विकास वृक्ष की सबसे दूर की शाखाओं के सिरे टूटने लगे, टुकड़ों में बिखरने लगे, वे शून्य में गिरकर गायब हो गए। कांपना, अंतरिक्ष में कंपन हुआ जब एक काला तारा ढहते हुए विकास वृक्ष के बगल में दिखाई दिया। यह अभी अभी अपने नए घर में पहुंचा था, जो पहले से ही खोने के लिए तैयार था। ये समझना महत्वपूर्ण था कि विकास वृक्ष ही सब कुछ का केंद्र था, लेकिन कैटरीन का पूरा आंतरिक स्थान सदमे में था। उसकी तिजोरी, कलाकृति, उसके नेक्सस की भूतिया प्रतिलिपि और यहाँ तक कि ट्रांसम्यूटेटर जो आमतौर पर छाया में दुबके रहते थे, वे सभी इवोल्यूशन ट्री के बाद टूटने के लिए तैयार थे। ब्लैक स्टार कुछ देर तक एक स्थान पर खड़ा रहा, मानो स्थिति का आकलन कर रहा हो, फिर इत्मीनान से आगे बढ़ गया। हालांकि यह जीन अब कैटरीन का था, फिर भी इसमें प्लेग रीपर का कुछ अंश था। स्थिति की गंभीर प्रकृति के बावजूद ब्लैक स्टार घबराया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ इवोल्यूशन ट्री के केंद्र की ओर बढ़ गया। हालांकि किसी कारण से ब्लैक स्टार को इस स्थान का नया केंद्र बनने की कोई जल्दी नहीं थी। ये बस इवोल्यूशन ट्री के सामने रुक गया, ये देखते हुए कि यह दरारों से ढका हुआ था, धीरे धीरे ढह रहा था। कोई नहीं जान सकता था या देख नहीं सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ कैटरीन के पास ऐसा मौका था, लेकिन अभी वह नीचे थी, तेजी से मौत के दरवाजे के पास पहुंच रही थी, जो उसके लिए हमेशा के लिए खुलने और बंद होने के लिए तैयार थे। एक अज्ञात अवधि के बाद काले तारे में कुछ प्रतिबिंबित हुआ। यह विकास वृक्ष के अंदर जलती हुई एक छोटी सी रोशनी थी, एक चिंगारी की तरह, जिसे देख पाना असंभव था, केवल काले तारे के प्रतिबिंब में ही दिखाई देता था, मानो वह एक जादुई दर्पण था जो वह सब प्रकट करने में सक्षम था जिसे अन्यथा पहचाना नहीं जा सकता था। यद्यपि काले तारे को कैटरीन को उसके नए आरंभिक जीन के रूप में बचाना था, फिर भी वह इंतजार करता रहा और देखता रहा कि अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखर रहा है। वोश, तेज हवा से बुझ गई मोमबत्ती की तरह विकास वृक्ष के अंदर की चिंगारी गायब हो गई। उसी क्षण कैटरीन का दिल रुक गया, धड़कना बंद हो गया। इससे पहले कि अगला क्षण बीतता, काला तारा आगे की ओर फट गया और विकास वृक्ष के केंद्र में अपना उचित स्थान ले लिया। फिर भी विनाश जारी रहा। आंतरिक स्थान ने अपने मालिक की मृत्यु को स्वीकार कर लिया और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसका एक नया केंद्र बन गया है। कांपना कांपना कांपना, काला तारा कांप उठा, जिससे अंधकार की घनी धाराएं निकलने लगी, जिसने शीघ्र ही उसके चारों ओर सब कुछ अपने घेरे में ले लिया। नया आरंभिक जीन ये दर्शाने जा रहा था कि अब वह यहाँ प्रभारी है, जबकि मृत्यु और संपूर्ण विनाश को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि अज्ञात है कि कब आएगा। धप धप धप, कैटरीन का दिल फिर से धड़कने लगा, जबकि उसके अंदर का अंधेरा उसकी आंतरिक जगह को अपनी जरूरतों के हिसाब से समायोजित कर रहा था। धमाका, कैटरीन की कलाकृति, जो एक दूसरे से गुथे हुए छल्लों की तरह दिखती थी, कई स्थानों पर टूट गई और फिर काली होकर राख में बदल गई। फिर यही बात इवोल्यूशन ट्री के पास मडरा रहे भूतिया कर्मचारी के साथ भी घटित हुई। जब इनिशियल जीन बदल गया, तो फैंटम ने अपना आर्टिफैक्ट और नेक्सस भी खो दिया। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। नया नेक्सस बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन उपयुक्त आर्टिफैक्ट खोजने में काफ़ी समय लग सकता था। खैर, अगर यह आर्टिफैक्ट था, तो नेचुरल फैंटम के लिए नया आर्टिफैक्ट खोजना वास्तव में सरल था। वोश, वातावरण से ऊर्जा तेजी से कैटरीन की ओर बढ़ी, जो जमीन पर लेटी हुई थी। उसके नए आरंभिक जीन ने लालचवश उसके चारों ओर की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, ताकि विकास वृक्ष को कम से कम आंशिक रूप से भर सके, जो कि ब्लैक स्टार की इच्छा के कारण अभी तक नष्ट नहीं हुआ था। कांपना कांपना कांपना, प्लेग रीपर के शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा की धाराएं तेजी से कैटरीन की ओर बढ़ीं, लेकिन वे उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाईं। उसका नया आरंभिक जीन इस ऊर्जा का उपयोग इवोल्यूशन ट्री को भरने के लिए नहीं करने वाला था, इसका एक और उद्देश्य था। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ काली ऊर्जा अधिक से अधिक मोटी होती गई और कैटरीन को पूरी तरह से एक घूंघट या अभेद्य बाधा की तरह ढकने लगी। तभी काला तारा कांप उठा और किसी और चीज में परिवर्तित हो गया, एक वास्तविक रूप, जैसा कि किसी भी आरंभिक जीन में होना चाहिए, न कि केवल ऊर्जा का एक बूंद। धीरे धीरे काले तारे ने एक लंबे कोट का आकार ले लिया, खुद ने चेहरे को छिपा दिया, केवल एक छाया छोड़ दी, लेकिन आस्तीन से मौत की तरह दो हड्डी के हाथ दिखाई दे रहे थे।
हड्डी के हाथों ने एक पूरी तरह से काले रंग की दरांती को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। कैटरीन का नया प्रारंभिक जीन तैयार था, और इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसके लिए एक नई कहानी शुरू हो गई थी, जिसका उसे एहसास भी नहीं था जब वह स्कारलेट पायरोमैंसर को मारने के लिए ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट गई थी। हुश! प्रारंभिक जीन चमक उठा, एक सफ़ेद चमक ने पूरे स्थान को ढक लिया और इस छोटे से संसार को नवीनीकृत कर दिया। विकास वृक्ष की सभी दरारें एक ही बार में गायब हो गईं, आंतरिक स्थान सामान्य हो गया और विशाल वृक्ष का खालीपन धीरे धीरे प्रारंभिक जीन और पर्यावरण दोनों से ऊर्जा से भरने लगा। निश्चित रूप से कैटरीन को अपने विकास वृक्ष को अपनी सारी खर्च की गई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन प्रक्रिया जारी थी। फिर बस एक पल के लिए दरांती की धार ने उस चिंगारी को प्रतिबिंबित किया जो एक बार फिर विकास वृक्ष के भीतर जल उठी। यद्यपि यह पहले की तुलना में अधिक चमकीला था। क्या इसका संबंध प्रारंभिक जीन से हो सकता है? कांपना, कांपना, कांपना। कैटरीन को ढकने वाली काली ऊर्जा कांप उठी, इससे पहले कि उसका प्रारंभिक जीन फिर से चमकने लगे और ऊर्जा मोटी होने लगी, जो ऊंचे कॉलर वाले लंबे काले कोट में बदल गई। कैटरीन की आंखें धीरे धीरे खुलीं, वे काली और गहरी थीं जैसे कि खाए हो। जैसे गहरी नींद से जागकर कैटरीन धीरे से जमीन से उठी, अपने हाथ पर टिकी, फिर उसने उदासीन निगाह से चारों ओर देखा। इससे पहले कि वह होश में आ पाती, उसने दूर से ज्वाला के स्तंभों से चमकीले रंग के प्रक्षेप्य उड़ते हुए देखे, तथा उनके पीछे आग की एक लकीर चल रही थी। वे धूमकेतुओं की तरह अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए रात के अंधेरे आकाश को रंग देते थे। वे कलाकृतियां थीं, विसंगतियां थीं जो व्यापक बनने का प्रयास कर रही थीं, ज्वाला वलय के भीतर अधिक क्षेत्र को अपने में समाहित करना चाहती थीं। धूमकेतुओं में से एक, जो सबसे चमकीला था, सीधे कैटरीन की ओर बढ़ रहा था, मानो वह भाग्य की ओर से उपहार हो, क्योंकि वह पहले से ही उसकी अस्थिमयी गोद में कैद होकर मृत्यु से बच निकला था। धीरे धीरे होश में रहने लायक ताकत का इस्तेमाल करते हुए एडम रेंगते हुए आगे बढ़ा और ढलान के किनारे तक पहुंच गया। अपने पीछे धूल का एक निशान छोड़ते हुए एडम अंततः कैटरीन को देखने में सक्षम हो गया, जो नीचे अब मृत प्लेग रीपर के बगल में खड़ी थी। थकावट के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, और पहले तो उसे लगा कि 2 प्लेग रीपर हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि 2 छायाओं के पास एक लंबा काला कोट क्यों था। फिर एडम ने पलकें झपकाईं, जिससे उसकी दृष्टि ताज़ा हो गई, वह तेज हो गई, जिससे वह सब कुछ ठीक से देख सका। कैटरीन, उसने वास्तव में प्लेग रीपर के जीन को अवशोषित कर लिया था। एडम ने अपनी आंखें चौड़ी करके बुदबुदाया। युद्ध की गर्मी में एडम के पास सोचने का समय नहीं था, वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा क्योंकि उसका ध्यान केवल जीत पर था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कैटरीन ने यह निर्णय प्लेग रीपर के लगभग जानलेवा हमले से पहले ही ले लिया था। खैर, हालांकि यह उस तरह नहीं हुआ जैसा उसने योजना बनाई थी, लेकिन टॉप 8 राक्षस के बजाय उसे टॉप 1 की शक्ति मिली। वह भाग्यशाली थी कि प्लेग रीपर ने उसे स्वीकार कर लिया। एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह जानता था कि फैंटम की ताकत उसके स्तर पर निर्भर करती है, न कि प्रारंभिक जीन पर, क्योंकि प्रारंभिक जीन फैंटम और एवोल्यूशन ट्री के साथ विकसित हुआ था। लेकिन एडम को यकीन था कि प्लेग रीपर के प्रारंभिक जीन द्वारा दी गई क्षमताएं स्कारलेट पायरोमैंसर की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प थीं। सरसराहट की आवाज़ सुनकर कैटरीन ने पलटकर एडम की नज़रों से नज़रें मिलाईं। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, उसकी निगाहें थकी हुई थीं, लेकिन खुश थीं, जैसे कोई व्यक्ति न केवल अपने सपने को हासिल करने में कामयाब रहा हो, बल्कि अपनी खुद की उम्मीदों से भी आगे निकल गया हो। शायद ही किसी के पास ऐसे आंकड़े हों, लेकिन कैटरीन को एहसास हुआ कि इतने समय में बहुत कम फैंटमों ने प्लेग रीपर के जीन को अपने प्रारंभिक जीन के रूप में प्राप्त किया था। कैटरीन के लिए ये जोखिम उठाना संभव नहीं था, भले ही वह ऐसा करने के लिए काफ़ी मजबूत थी। वह थंडर डेमन के जीन को अवशोषित करने के बारे में सोच सकती थी, लेकिन प्लेग रीपर, वह एक बिल्कुल अलग खतरे वाला राक्षस था। मैंने ये किया, कैटरीन ने अपनी हथेली को देखते हुए, जो आंशिक रूप से खून से सनी हुई थी, बुदबुदाया, लेकिन किस कीमत पर? अगर मुझे एक दिन के लिए भी समय में पीछे जाना पड़े, तो मैं निश्चित रूप से उस रास्ते से दोबारा नहीं जाऊंगी। यद्यपि कैटरीन को नई ताकत और ऊर्जा प्राप्त हो गई थी और धीरे धीरे उसका नष्ट हो चुका विकास वृक्ष भर रहा था, फिर भी उसके घाव ठीक नहीं हुए। उसका एक हाथ अभी भी गायब था, उसके कंधे पर गहरा घाव था, खून बह रहा था, उसकी हड्डी कटी हुई थी और उसके शरीर पर अनगिनत खरोंचें और चोटें थीं। हालांकि अब उसे मौत का खतरा नहीं था, उसके घाव एडम के घावों जितने गंभीर नहीं थे, जो अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था। वह क्या है? एडम ने बुदबुदाया, जैसे उसकी आंखों में एक चमकदार बैंगनी चमक प्रतिबिंबित हुई। ज्वाला स्तंभों से निकला सबसे बड़ा धूमकेतु, एक विशाल धूमकेतु, तेजी से सीधे कैटरीन की ओर बढ़ रहा था। वह देख सकती थी कि अंदर एक कलाकृति थी। धूमकेतु विसंगतियों के प्रभाव का विस्तार करना चाहता था, ताकि उन्हें इस क्षेत्र में और भी अधिक बढ़ने दिया जा सके। कैटरीन ने पलकें झपकाईं, तभी धूमकेतु उसके पास ही जमीन पर गिर पड़ा।
कांपना, कांपना, कांपना। एक तीव्र तरंग ने धरती को हिला दिया। आक्रामक हवाएं नई ज्वाला बिंदु से भागने लगीं, जबकि धूल की लहरें उड़ने लगीं। कैटरीन ने अपने हाथ से खुद को ढक लिया। बैंगनी ज्वाला के कण उस पर लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके कोट को छुआ, वे बुझ गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए। आग की लपटें चिकनी रेखाओं में फैलती हुई कैटरीन और प्लेग रीपर के पास से गुजरती हुई, जो जमीन पर लेटे हुए थे और उन्हें पता नहीं था कि उनकी मृत्यु के बाद क्या हो रहा था। क्या बकवास है, एक कलाकृति, यहीं और अभी। कैटरीन ने घुटन भरी सांस ली और जलती हुई चूल्हे के बीच में रखी कलाकृति को भूलने लगी। वह जमीन से थोड़ा ऊपर मंडरा रही थी और एक शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। यह एक काले रंग का क्रॉस था, जैसे कि धातु या ऑब्सीडियन से बना हो, असमान, पिघली हुई धातु या जंग की एक प्राचीन परत जैसे हल्के उभारों से ढका हुआ, जो सहायक उपकरण की प्राचीनता को दर्शाता है। ऊर्ध्वाधर छड़ क्षैतिज छड़ से काफी लंबी थी, जिससे एक प्रकार की विषमता पैदा हो रही थी। साम्राज्य में कहानियों का अनुभव करें। पतली, बमुश्किल दिखाई देने वाली दरारें कभी कभी बैंगनी रोशनी से चमक उठती थीं, मानो अंदर कोई गर्म प्लाज्मा छिपा हो, जो किसी भी क्षण बाहर आने के लिए तैयार हो। एलन, वह कलाकृति क्या है? कैटरीन ने क्रॉस से निकलती शक्ति को महसूस करते हुए पूछा। उसी समय शेष धूमकेतु भी धरती पर गिर पड़े, जिससे ज्वलंत वलय के अंदर भयंकर विस्फोट हुए, तथा उनके केंद्र में विभिन्न कलाकृतियां बन गईं। विसंगतियों का हमेशा एक ही लक्ष्य होता था, बड़ा और मजबूत होना तथा मजबूत कलाकृतियां उत्पन्न करना, ताकि वे यथासंभव लंबे समय तक अपने स्थान पर बनी रहें। द राइटियस इन्फर्नो, द्वितीय दुर्लभता स्तर की कलाकृति, ये काफी शक्तिशाली है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? एलन ने थोड़ी अनिश्चित आवाज में उत्तर दिया। कैटरीन का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कदम, कदम, कदम। धीमी गति से कदम बढ़ाते हुए कैटरीन आगे बढ़ी। उसके पैरों के निशान जमीन पर पड़े थे, जो पास में पड़े एक शक्तिशाली कलाकृति के कारण हिल रहे थे। रुको, तुम क्या कर रहे हो? एलन ने उत्सुकता से पूछा। कैटरीन एक बार फिर चुप रही। किसी कारण से उसे लगा कि उसे इस कलाकृति को आत्मसात करना ही होगा। पहले ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इस तरह से सोच पाती, क्योंकि एक कृत्रिम प्रेत के रूप में उसे अपनी कलाकृति को सावधानी से चुनना होगा। ऐसा करने के लिए फैंटम को अपने एवोल्यूशन ट्री और इनिशियल जीन को सुनना होगा। अगर उनके पास कोई आर्टिफैक्ट है तो उन्हें थोड़ा हिलना चाहिए। यदि यह मिलान वाली कलाकृति थी, जो कि काफी दुर्लभ थी, तो कंपन हल्का और सुखद था। अन्यथा कंपन कठोर और आक्रामक था, जो दर्शाता है कि उस कलाकृति से दूर रहना बेहतर था। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा था। कितना अजीब है, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। न तो इवोल्यूशन ट्री और न ही इनिशियल जीन में कोई प्रतिक्रिया है। कैटरीन ने राइटियस इन्फर्नो के सामने रुकने से पहले बड़बड़ाया। वह धीरे धीरे अपने एक हाथ से आगे बढ़ी, जिससे एलन घबराकर चिल्लाया, नहीं कैटरीन, अब रुक जाओ। तुम्हें ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए। बेहतर है कि कलाकृति को एक विशेष कैप्सूल में ले जाओ और घर में सभी परीक्षण करो। ये बहुत जोखिम भरा है। यदि विकास वृक्ष और प्रारंभिक जीन इस कलाकृति को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अंत में तुम आंतरिक घावों से मर जाओगे। एलन ने जितनी तेज और ऊंची आवाज में बोलने की क्षमता थी, उतनी तेज और ऊंची आवाज में बोला। हालांकि कैटरीन हमेशा एलन की बात सुनती थी, इस बार उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांपना, कांपना, कांपना। धर्मी नरक तेजी से कांप उठा। कैटरीन की हथेली की ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे तेज होता जा रहा था और एक गहरे बैंगनी रंग के तारे में बदल गया। नहीं, भाड़ में जाओ, ऐसा मत करो, एलन चिल्लाया, लेकिन वह किसी भी तरह से कैटरीन को रोक नहीं सका, क्योंकि उस पल उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसका एलन को अभी तक अंदाजा भी नहीं था। वाह! एक बैंगनी चमक कैटरीन की हथेली में गायब हो गई और शीघ्र ही उसके आंतरिक स्थान में पुनः प्रकट हो गई। राइटियस इन्फर्नो ने कैटरीन की नई कलाकृति के रूप में एवोल्यूशन ट्री के बगल में अपना स्थान ले लिया। विकास वृक्ष या प्रारंभिक जीन से कोई नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये सब स्वाभाविक था। चिंता मत करो, मुझे अब इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कैटरीन ने आत्मविश्वास से कहा। उसे अपने भीतर बढ़ती हुई शक्ति का एहसास हुआ। फिर उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें गहरी हो गईं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि यह कैसा होता है। एक कठिन चुनौती से गुजरने के बाद शुरुआत में दूसरों से श्रेष्ठ होने का क्या एहसास होता है। कैटरीन ने एक कलाकृति को अवशोषित किया, जो कोई साधारण कलाकृति नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली कलाकृति थी। राइटियस इन्फर्नो एक द्वितीय दुर्लभता स्तर की कलाकृति थी। दुर्लभता में यह एडम की कलाकृति के समान ही थी। आमतौर पर कलाकृति जितनी अधिक मजबूत होती थी, फैंटम्स के लिए उपयुक्त कलाकृति ढूंढना उतना ही कठिन होता था, ताकि विकास वृक्ष और प्रारंभिक जीन अपने मालिक की शक्ति का एक नया हिस्सा लेने के लिए तैयार हो सकें। यही कारण था कि ऑपरेटर्स ने अपने फैंटम को लगातार नए आर्टिफैक्ट की तलाश करने के बजाय अपने मौजूदा आर्टिफैक्ट को विकसित करने की सलाह दी। हर बार जैसे जैसे फैंटम की शक्ति बढ़ती गई, ऐसा करना और भी मुश्किल होता गया।
क्या कैटरीन भाग्यशाली हो सकती है? जरूर, लेकिन इस दृश्य को देखने वाला शायद ही कोई इस बात पर विश्वास करने को तैयार था। उसकी हरकतों और उदासीन नज़र से एडम, रेफेसा, सिल्वाना और मैग्नस को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ असामान्य हुआ है। एकमात्र व्यक्ति जो अब भी सोचता था कि कैटरीन भाग्यशाली थी, वह उसका ऑपरेटर एलन था। क्या बकवास है! क्या वह एक प्राकृतिक प्रेत बन गई है? मैग्नस अविश्वास में बुदबुदाया। वह सिर्फ आश्चर्यचकित ही नहीं थे क्योंकि यह घटना दुर्लभ या अनोखी नहीं थी, बल्कि इसका महत्व एक अलग ही स्तर पर था। ऐसा पहली बार हुआ था। कैटरीन निश्चित रूप से एक कृत्रिम प्रेत थी। वह लगभग सभी प्रेतों की तरह पहली बार मृत भूमि में प्रवेश करने से पहले एक मानकीकृत पथ से गुजरी थी। ये सब मिशन विभाग और फोर्ट नॉर्टन दोनों द्वारा रखी गई रिपोर्टों और दस्तावेजों में विस्तार से दर्ज किया गया था। जिस दिन कैटरीन की स्पार्क को एक परीक्षण के दौरान खोजा गया था, उस दिन से लेकर उस दिन तक जब उसने फैंटम्स और सेना की मदद से अपने पहले राक्षस को मार डाला, रेफेसा, मैग्नस और अन्य किसी को पता ही नहीं था कि यह कैसे हुआ। हर कोई जानता था कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कृत्रिम प्रेत प्राकृतिक बन सके। यह असंभव था क्योंकि जब चिंगारी प्रकट हुई तो ये पहले से ही पूर्व निर्धारित परिणाम था। केवल तभी जब स्पार्क तुरंत अपनी शक्तियों के चरम पर अपने जीन को अवशोषित करते हुए प्रकट हो तो फैंटम प्राकृतिक जन बन सकता है। तो कैटरीन के साथ जो हुआ वह एक अस्पष्ट वास्तविकता बन गई। खैर, दरअसल एडम, सिल्वाना, एलन, रेफेसा और मैग्नस के अलावा कोई और भी था जो कैटरीन को देख रहा था, और वह व्यक्ति गढ़ में था। बेशक सेना और मिशन विभाग बारीकी से देख रहे थे, लेकिन आम दर्शक इतने समझदार नहीं थे कि वे तुरंत समझ सके कि क्या हुआ था, और इसे स्वीकार करना तो दूर की बात थी। आखिरकार एलन को भी अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। गढ़ के दूर छोर पर अपनी प्रयोगशाला के ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा था। कमरे में एकमात्र रोशनी एक नीला होलोग्राम था जो NEPS में विभिन्न कैमरों से ली गई बहुत सी छवियों को दिखा रहा था। अब उसकी नज़र बीच वाली जगह पर थी जहां कैटरीन अपने विचारों में डूबी हुई थी। फीकी रोशनी उसके चेहरे के आधे हिस्से पर पड़ रही थी, बाकी हिस्सा छाया में था। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बालों की युक्तियां उसकी भौहों से थोड़ा नीचे गिर रही थीं, जो हर हरकत के साथ लहरा रही थीं। अंधेरे में से उसकी अंबर जैसी गहरी आंखें चमकती हुई उभरी हुई थीं। किसी मनुष्य में ऐसी आंखें पाना दुर्लभ, लगभग एक विसंगति थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी आंखों में दुनिया की सारी बुद्धिमत्ता और क्रूरता छिपी हुई थी, एक ऐसी नज़र जो उसके लक्ष्य के रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ के सामने नहीं डगमगाती थी। ऐसी आंखें गढ़ में तीसरे स्वतंत्र वैज्ञानिक एडेन हैंक की थीं। रेफेसा की तरह उसके लिए भी ऑपरेटरों के चैनलों को हैक करना और फॉलन क्रिप्ट में महत्वपूर्ण लड़ाई का बारीकी से निरीक्षण करना कोई समस्या नहीं थी। सबसे पहले एडेन हैंक प्लेग रीपर के खिलाफ एडम के प्रदर्शन के बारे में उत्सुक था, फिर मिडनाइट क्रिस्टल ने उसकी रुचि जगाई और अब वह कैटरीन को गौर से देख रहा था। एडेन ने कुछ बार पलकें झपकाईं और शांत भाव से अपना गाल हाथ पर टिका दिया। ओह, वह लगभग मर चुकी है, संभवतः उसके अंतिम 10 सेकंड भी बीत चुके हैं, लेकिन वह न केवल जीवित रही और नई शक्तियां प्राप्त की, बल्कि वह एक प्राकृतिक प्रेत बन गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तुच्छ अभिमानी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जो मेरी जिज्ञासा को जगाएगा। फिर एडेन ने अपनी तीखी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया था, क्योंकि यह प्लेग रीपर का जीन था जो स्थिति का फायदा उठा रहा था, या वह सिर्फ इतनी भाग्यशाली थी कि उसे कुछ नया पता चला? एडेन के पास पहले से ही इस बारे में बहुत सारे विचार थे कि कैसे कैटरीन ने न केवल अपने प्रारंभिक जीन को बदलने में कामयाबी हासिल की, बल्कि एक प्रेत के रूप में अपनी उत्पत्ति को भी बदल दिया। विचारों के तुरंत बाद उनका दिमाग योजनाओं से भरा था कि वे इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं, उम्मीदवारों में से कौन सबसे उपयुक्त है और किसके सफल होने की सबसे अधिक संभावना है। एडेन को तुरंत एहसास हो गया कि यदि कैटरीन की स्थिति दोहराई जा सके तो ये गढ़ के पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हो सकती है। लेकिन अगर यह इतने लंबे समय में पहली बार हुआ है, एडेन ने गहरी नज़र से बुदबुदाया, तो कई स्थितियों का सटीक क्रम और समय में मेल खाना आवश्यक है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये तथ्य है कि यह सबसे अधिक संभव है। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सिर हिलाया। वह एक अनुभवी वैज्ञानिक था, इसलिए उसने महसूस किया कि भले ही वह कैटरीन की स्थिति को हूबहू दोहराने का तरीका खोज ले, एक कृत्रिम प्रेत को प्राकृतिक प्रेत में कैसे बदल दे, यह एक कठिन प्रक्रिया होगी और प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला होगी। फिर एडेन की अंबर आंखें एक तरफ घूम गईं और जमीन पर पड़े एडम को देखने लगा। उसके घावों के कारण अभी उठने की कोशिश न करना ही सबसे अच्छा था। अच्छा एडम विंटर, एडेन ने शांति से कहा। न जाने क्यों उसकी आवाज़ में लगभग अदृश्य गर्व और खुशी थी। एक क्षण के लिए एडेन के मुंह के कोने ऊपर की ओर उठ गए, जिससे एक हल्की मुस्कुराहट बन गई। सालों पहले मैं इस विचार पर संदेह कर रहा था, लेकिन अपने अधिकार का उपयोग करना और यादृच्छिकता की आड़ में युवाओं को मृत भूमि पर भेजना मजबूत प्रेत बनाने का एक शानदार तरीका साबित हुआ है। एडेन ने अपनी उंगलियां आपस में मिलाईं।
उसकी आंखें अंधेरी हो गईं जब उसे वह दिन याद आया जब उसने एडम को अपनी प्रयोगशाला से बाहर फेंक दिया था, जिससे उसे मृत भूमि में जाने और 99.7% संभावना के साथ मरने का खतरा था। ऐसा नहीं है कि उस सटीक संख्या से कोई फर्क पड़ता, लेकिन यह एडेन का खूनी आंकड़ा था जो उसने इस भयावह मामले पर काम करते हुए कई वर्षों में एकत्र किया था। खैर, मॉर्टन वेधशाला में हुई कई अन्य घटनाओं के अलावा एम्पायर में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। निश्चित रूप से सरकार, मिशन विभाग और सेना को यह मंजूर नहीं था कि एडेन लगातार कुछ युवाओं को मौत के घाट उतार दे। वे नहीं जानते थे कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। एडेन अपनी योजना किसी को नहीं बताने वाला था, लेकिन उन्होंने इस पर आंखें मूंद लीं। आखिरकार ये हमेशा झुग्गी झोपड़ियों के समूह का एक युवा ही होता था, जिनमें से किसी को कभी कभार स्पार्क मिल जाता था। इसलिए सरकार चाहती थी कि एडेन ये परीक्षण जारी रखे। सरकार का लक्ष्य सरल था, वे एडेन के साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहते थे और इन परीक्षणों से कभी कभी फैंटम्स में नए लोगों को भी शामिल कर लिया जाता था। इसलिए एडेन समूह से यादृच्छिक युवाओं को डेडलैंड्स भेजता रहा और सरकार और अन्य सभी ने ये दिखावा किया कि उन्हें इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि परीक्षण के बाद सभी बच्चे घर वापस नहीं लौटे। एडेन को अच्छी तरह पता था कि सरकार नेचुरल फैंटम के प्रचार को हतोत्साहित कर रही है तथा उनके बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि अन्य फैंटम को पता चल गया तो यह आपदा होगी। अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की भूतिया आशा में सैकड़ों कृत्रिम प्रेत मर जाते थे, बिना ये जाने कि ऐसा कैसे किया जा सकता है या क्या ऐसा करना संभव है। यही कारण था कि एडेन ने यह दिखावा किया कि ये महज दुर्घटना या कुछ अजीब योजनाएं थीं। आखिरकार अपने कार्यों से वह कम से कम थोड़ी सी नेचुरल बॉर्न फैंटम की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, एडेन ने एडम को डेडलैंड्स की प्रयोगशाला से बाहर इसलिए फेंका था क्योंकि ऐसा करके वह एक नया नेचुरल फैंटम बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या एडेन जैसा बुद्धिमान और ठंडे खून वाला स्वतंत्र वैज्ञानिक बार बार लोहे के कंटेनर के अंदर के लोगों को भूल सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा एक बार भी होने देना असंभव था। ये केवल उनकी इच्छा और पहल पर ही हुआ। उनके आंकड़ों के अनुसार ये स्पष्ट था कि जीवित रहना, एक प्राकृतिक प्रेत बनना और गढ़ में वापस लौटना असंभव था। केवल 0.3% सफल हुए और एडम उनमें से एक बन गया। खैर, इसका मतलब ये था कि औसतन एक प्राकृतिक प्रेत के जन्म के लिए एडन को झुग्गी झोपड़ियों से 332 युवा पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो सिर्फ परीक्षा देने और क्रेडिट के साथ कुछ खाना पाने के लिए आए थे, ठीक उसी तरह जैसे एडम के साथ हुआ था जिस दिन उसका पूरा जीवन बदल गया था। एडेन के लिए यह स्वीकार्य संपार्श्विक क्षति थी। यह एक भयावह अनुपात प्रतीत होता था, क्योंकि वह सचमुच कई सौ लोगों को मार डालता था ताकि उनमें से केवल एक ही प्राकृतिक प्रेत बन सके। सच है, आम लोगों की नज़र में तो यही बात थी, लेकिन एडेन के लिए यह सचमुच एक अनुकूल सौदा था। झुग्गी झोपड़ियों के 100 लोग कभी भी हरे या नीले खतरे के स्तर के राक्षस को नहीं हरा पाएंगे। एडेन ने स्क्रीन को देखते हुए सोचा, नहीं थ्री रिंग्स के अंदर के लोग, लेकिन उनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। एडेन के विचार आगे बढ़े। मैं गुप्त रूप से थ्री रिंग्स से लोगों को मृत भूमि पर नहीं भेज सकता और वे झुग्गी वासियों की तुलना में गढ़ के लिए आर्थिक और व्यावहारिक रूप से कहीं अधिक उपयोगी हैं। ये समझना जरूरी था कि एडेन की सोच में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। ये शुद्ध व्यावहारिकता थी जिस पर क्रूरता या दया जैसी कोई अवधारणा लागू नहीं हो सकती थी। ये सिर्फ तथ्यों और उनकी दुनिया और समाज की वास्तविकता पर आधारित एक गणना थी। थ्री रिंग्स में रहने वाले लोग कम से कम सैन्य अधिकारी, विभागीय कर्मचारी वगैरह तो बन ही सकते हैं। किसी के लिए भी झुग्गियों से बाहर निकल पाना दुर्लभ है। मरने से पहले एक औसत नेचुरल फैंटम द्वारा मारे गए राक्षसों की संख्या कुछ 100 से भी ज्यादा है। एडेन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए धीरे से अपनी ठुड्डी को रगड़ा। इस प्रकार इस स्थिति को गणितीय दृष्टिकोण से भी देखें तो एडेन सैकड़ों मारे गए राक्षसों के बदले में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सैकड़ों लोगों के जीवन का आदान प्रदान कर रहा था, और जीवित प्राणियों के रूप में उनकी गुणवत्ता पूरी तरह से अलग थी। ये केवल एडेन के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए स्पष्ट था कि कुछ एसेंस थंडर डेमन न केवल सैकड़ों लोगों को मारने में सक्षम थे, बल्कि औसतन सेना और कुछ फैंटम का वध करके ऐसा करते थे, इससे पहले कि कोई पर्याप्त शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें रोक सके। बात बस इतनी थी कि एडेन के विपरीत आम लोग इन हिंसक और अनैतिक विचारों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह अस्वीकार्य था। लेकिन एडेन ने ऐसा एक अन्य महत्वपूर्ण कारण से किया। सच है, उसके लिए एक प्राकृतिक प्रेत का जीवन गढ़ के लिए अधिक मूल्यवान और प्रभावी था। इस तरह के प्रेत ने एडेन के कार्यों के कारण मरने वाले लोगों की तुलना में अधिक राक्षसों को मार डाला और उनसे एकत्र की गई सामग्री झुग्गी झोपड़ियों के सैकड़ों लोगों द्वारा अपने जीवन के दौरान कमाए गए धन से दर्जनों गुना अधिक मूल्यवान थी। संभावना। एडेन को एहसास हुआ कि प्राकृतिक प्रेत सिर्फ साधारण मनुष्यों से ऊपर नहीं खड़े थे, बल्कि वे अन्य प्रेतों से भी ऊपर खड़े थे। सरकार और एजियोर लोर्ड्स के पास प्राकृतिक प्रेतों के अस्तित्व के बारे में गोपनीयता की सख्त नीति है। हालांकि यह समझ में आता है, लेकिन प्रेतों की सुरक्षा ही एकमात्र चीज नहीं है जिसके बारे में वे सोचते हैं।
एडेन ने अपनी खुली हथेली चेहरे पर रखते हुए कहा, उसकी अंबर आंखें उसकी उंगलियों के बीच के अंतराल से दिखाई दे रही थीं। सरकार और एजियोर लोड्स का मानना था कि हालांकि नेचुरल फैंटम का अस्तित्व होना अच्छी बात है, लेकिन यह नियम का अपवाद मात्र है जिसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। जब उन्होंने इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया तो उनके भाषणों में कहा गया कि हालांकि कृत्रिम और प्राकृतिक प्रेत के बीच एक निश्चित असमानता है, लेकिन कड़ी मेहनत और दृढ़ता से इस अंतर को दूर किया जा सकता है। उनका मानना था कि श्रम प्रतिभा को पकड़ सकता है। ठीक है, वे सही कह रहे हैं। एडेन ने एडम की ओर देखते हुए धीरे से कहा, कड़ी मेहनत प्रतिभा को हरा सकती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिभा कोशिश न करे। एडेन को एजियोर लोड्स और उनकी समानता की नीति नापसंद थी। उसे लगता था कि यह सबसे बड़ी बकवास है। यह असमानता ही थी जिसने प्राकृतिक प्रेत को अस्तित्व में रहने की अनुमति दी। समानता के साथ उनके या मैग्नस जैसे कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक नहीं होंगे जो सफलता के भ्रामक अवसर के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से दूसरों के जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हों। ये समझना महत्वपूर्ण था कि एडेन ने एडम को यादृच्छिक रूप से चुना था, जैसे झुग्गी झोपड़ियों के सैकड़ों अन्य युवाओं ने उसके परीक्षणों और प्रयोगों में भाग लिया था। उस दिन तक उसे एडम के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, लेकिन एडेन को आश्चर्य हुआ कि एडम न केवल जीवित रहने में कामयाब रहा, बल्कि उसने काफी कम समय में महत्वपूर्ण परिणाम भी हासिल किए। चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक प्रेत, दोनों ही कमजोर लोग अपने पहले मिशन में ही मर गए और युद्ध के मैदान के सच्चे राक्षस बन गए। प्रत्येक मिशन के साथ उनकी उपलब्धियों और पराजित विरोधियों की संख्या में वृद्धि ही हुई। एडेन ने कई नेचुरल फैंटम्स को उनके पहले हफ्तों या महीनों में ही मरते हुए देखा था, जो कि काफी सरल मिशन पर थे। उनमें से कुछ को उसने अपने अंधेरे तरीके से बनाया था। इस प्रकार एडेन के कार्यों से बचने में सफल रहे 0.3% में से भी केवल कुछ ही सही मायने में योग्य फैंटम बन पाए। हालांकि एडेन परेशान नहीं था। उसने ऐसा करना जारी रखा क्योंकि वह जानता था कि यद्यपि बहुत कम ही उसके कार्यों के दौरान महान प्राकृतिक प्रेत प्रकट होते थे। जाहिर है, एडम पहले से ही इस श्रेणी में उनके सबसे सफल प्रयोगों में से एक बन गया था। निश्चित रूप से एडम सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक प्रेत नहीं था, लेकिन प्लेग रीपर के साथ मुठभेड़ में जीवित बचे और अंततः उसे पराजित करने वाले प्रेत वास्तव में बहुत कम थे। एडेन ने अपना कंधा आगे बढ़ाया और फिर कैटरीन को गौर से देखा। ठीक है, शायद उसके जोखिम के कारण जो सफल हुआ, मुझे जल्द ही नेचुरल फैंटम्स बनाने का एक और विकल्प मिल सकता है जो पूरी तरह से अनोखा होगा। उसकी अंबर रंग की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई, फिर वे एक तरफ मुड़ गईं और एडम पर निशाना साधा। मुझे आशा है कि आपके दो पर नहीं रुकेंगे। आप एक महान फैंटम हो सकते हैं। साम्राज्य के साथ अपना साहसिक कार्य जारी रखें। एडेन ने गहरी सांस ली। मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही मुझसे मिलने का कोई रास्ता खोज लोगे। अगर तुम कुछ महीने पहले ऐसा कर सकते तो तुम निश्चित रूप से मुझे मारने की कोशिश करते, लेकिन क्या तुम हमारी मुलाकात के समय ऐसा करना चाहोगे? तभी एडेन की आंखें सिकुड़ गईं, काली और भयावह हो गईं। जब आप एक प्रेत थे, जब आप राक्षसों को मार रहे थे और मजबूत हो रहे थे, तब आप में मानवता बहुत कम थी। ... कदम। कैटरीन ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्लेग रीपर की ओर देखा, जो आंखें बंद किए हुए जमीन पर शांति से लेटा हुआ था। केवल हवा उसके बालों को झकझोर रही थी। उसका मन धीरे धीरे इस बात के साथ तालमेल बिठा रहा था कि क्या हुआ था, उसकी नई शक्तियां क्या थीं। उसका सपना पूरा हो गया था। वह एक प्राकृतिक प्रेत बन गई थी और ये दिन आखिरकार खत्म हो गया था। क्रैकल। उसी समय दूर से हड्डियों के टूटने और दर्दनाक चीखों की आवाज आई, जैसे किसी जानवर की चीखें किसी भयानक जाल में फंस गई हों। एडम और कैटरीन तेजी से घूमे और एक ही दिशा में देखने लगे, जिससे उनकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि नेसा घायल अवस्था में थी और उसे होश नहीं था। वह उस राक्षस को मार रही थी जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। उसने अपने शक्तिशाली जबड़े से ऐसा किया तथा राक्षस के जीवित रहते ही उसके मांस के टुकड़े खा गई। इस खूनी दृश्य से विचलित होकर कैटरीन और एडम ने यह ध्यान नहीं दिया कि उनके पास कुछ और दिलचस्प घटित हो रहा था। मांस, जड़ों की तरह, जो अपने विशाल घाव को भरने के लिए एक साथ जुड़ना चाहते थे, धीरे धीरे ओसाना के शरीर में उसके चौड़े छेद के अंदर के खालीपन को भर रहे थे। नेसा जीवित थी, यह कोई रहस्य या आश्चर्य की बात नहीं थी। अपने सबसे शक्तिशाली हमले से प्लेग रीपर उसे बुरी तरह से घायल करने में सक्षम था। अपने जीवन में नेसा ने कभी भी इतने खूनी और गंभीर घावों का सामना नहीं किया था, लेकिन तथ्य यह है कि वह एक हाइब्रिड थी जिसने उसे बचा लिया। उसका शरीर किसी भी K1 फैंटम से अधिक मजबूत था। सबसे अधिक संभावना ये थी कि कई K2 फैंटम भी मर जाते यदि उन पर लाल जबड़ों की बौछार होती जो नेसा के मांस के टुकड़े नोच डालती। मरने के कई तरीके थे, लेकिन जिंदा खाया जाना शायद सबसे दर्दनाक था। लेकिन नेसा भाग्यशाली थी। उसे नारकीय दर्द तो मिला, लेकिन मौत नहीं। उसकी कमजोर स्थिति का फायदा एक अज्ञात राक्षस ने उठाया, जो उन कुछ हल्के पीले खतरे वाले राक्षसों में से एक था जो अभी भी ज्वाला वलय के भीतर जीवित बचे थे। लेकिन यह एक घातक गलती थी। नेसा बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन वह मरी नहीं थी और होश में थी।
वह किसी और स्थिति में हिलती नहीं, लेकिन जब राक्षस ने हमला किया तो उसकी जान खतरे में थी। अपनी पूरी ताकत जुटाकर वह राक्षस पर झपटी, अपने पूरे शरीर में जल रहे दर्द को नज़रअंदाज करते हुए। उसके हाथ या पैर राक्षस को पकड़ने या उससे लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर थे। लाल जबड़ों ने न सिर्फ उसके शरीर पर घाव छोड़े, बल्कि उन्होंने सचमुच उसके शरीर से उसकी मांसपेशियों और टेंडन के कुछ हिस्सों को चीर दिया। यह उस व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कमजोरी थी जो लगभग पूरी तरह से शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। ये तथ्य कि वह राक्षस पर झपटने के लिए अपने हाथ और पैर हिला सकती थी, अपने आप में एक चमत्कार था। हालांकि कुछ मांसपेशियां ठीक से काम कर रही थीं, हालांकि बाकी सभी मांसपेशियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। यह उसका जबड़ा था। सामान्यतः वह ऐसे हताश करने वाले कदम नहीं उठाती, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में उसके पास कोई विकल्प था? आरारारोआ एक भयंकर दहाड़ थी, लेकिन राक्षस की नहीं, बल्कि नेसा की, जो एक ऐसे जानवर के कब्जे में लग रही थी जिसे कोई दया नहीं आती थी। उसकी नज़रें आधी खाली थीं, उसने सहज ज्ञान के आधार पर काम किया। उसका शरीर उसे किसी साधारण राक्षस की वजह से मरने नहीं दे सकता था, खासकर तब जब वह इतनी सारी परेशानियों से गुजर चुकी थी। क्रैकल, नेसा के दांत राक्षस के कंधे में धंस गए, खून की धार बह निकली। अपने जबड़े कसकर भींचते हुए नेसा ने अपना सिर तेजी से झटका, जिससे मांस का एक बड़ा टुकड़ा फट गया। राक्षस एक भयंकर दर्द में डूब गया जो उसके पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन नेसा रुकने वाली नहीं थी। अगर वह बचना चाहती थी तो उसे राक्षस को चीर नहीं था। अरे, अब तो वह इंसान से ज्यादा जानवर जैसी लग रही है। यह एक भयावह दृश्य है। एडम ने दूर से दृश्य देखते हुए बुदबुदाया। कैटरिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गौर से देखा कि दो और राक्षस नेसा की ओर बढ़ रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि एडम किसी की मदद करने की हालत में नहीं है। नेसा अकेले 3 राक्षसों को संभाल नहीं सकती, वे उसे मार डालेंगे। ठीक है, ठीक है, किसी भी तरह से हमें मुख्य पुरस्कार पर जाने से पहले उनसे छुटकारा पाना था। कैटरीन ने मिडनाइट क्रिस्टल को देखने से पहले कहा, जो अभी भी लॉ की अंगूठी के केंद्र में था। मिडनाइट क्रिस्टल एक अडिग इकाई थी जिसकी कोई स्पष्ट इच्छा या चाहत नहीं थी, हालांकि इसने दूसरों में इच्छाएं जगाईं, जिससे राक्षस और प्रेत इस राजसी इकाई की कुछ शक्ति हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। कैटरिन, तुम क्या करने जा रही हो? एलन ने अपनी आवाज़ में स्पष्ट चिंता के साथ पूछा। कैटरीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इसकी चिंता मत करो, ये बस एक छोटी सी परीक्षा होगी। मुझमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं है, पूरी तरह से ठीक होने से पहले मुझे अभी लंबा सफ़र तय करना है। लेकिन अंत में कैटरिन की आवाज़ काफ़ी धीमी और ज़्यादा गंभीर हो गई। फिर उसकी आंखों में एक ज्वाला चमक उठी। उसके पास नई क्षमताएं, एक नई कलाकृति और यहाँ तक कि एक प्रेत के रूप में एक नया स्वभाव भी था। उसके सामने 2 बेशर्म राक्षस उसके सहयोगी पर हमला कर रहे थे। क्या उसके लिए अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने के लिए इससे बेहतर परिस्थितियां हो सकती थीं? फिर कैटरिन ने अपना हाथ उठाया और अपने काले कोट को देखा, जो प्लेग रीपर द्वारा पहने गए कोट से लगभग अलग नहीं था। आकार और लंबाई में मामूली बदलाव थे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा कि उसके मामले में हुआ, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं। ऐसा लगता है कि मेरे नए इनिशियल जीन ने मेरी जानकारी के बिना एक नए ऑर्डर का इस्तेमाल किया है। यह शायद एक फॉर्म या कुछ और है ना? कैटरीन ने अपने दिमाग में भर रही नई जानकारी को समझने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। उसने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया। जो भी हो, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और फिलहाल ये काफ़ी है। कैटरीन आगे बढ़ी, उसका कोट कांपने लगा, जिससे वह छाया की तरह गायब हो गई। वह 10 मीटर आगे दिखाई दी और फिर एक बार आगे बढ़ी। कुछ ऐसी छलांगों के बाद, जो लगभग तुरंत घटित हुईं, उसने स्वयं को नेसा के बगल में पाया। दोनों राक्षस पहले से ही हमला करने के लिए तैयार थे। कांपना, कांपना, कांपना। कैटरिन का कोट एक भूखे जानवर की तरह कांप रहा था, जिसे कैटरिन की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगानी पड़ रही थी। फिर उसने महसूस किया कि उसके कोट के भंडार को बहाल करने के लिए उसकी कुछ ऊर्जा खत्म हो गई है। जब तक वह इस क्षमता का उपयोग करती रही, यह एक अपरिहार्य लागत थी। वाह, यह मेरे द्वारा पहले किए गए कामों से अलग है। इसके अलावा ये कुछ दुर्लभ लगता है। मैंने अन्य फैंटमों में ऐसा कुछ नहीं देखा है जिनके साथ मैं मिशन पर गई हूँ। कैटरीन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसने खुशी को नज़रों में बनाए रखते हुए अपने होंठ काटे। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी नई क्षमताओं का इस्तेमाल करने की आदत डालनी होगी, लेकिन वह इसके लिए तैयार थी। आखिरकार यह उसकी इच्छा थी। धप धप धप। उनकी ओर दौड़ रहे राक्षसों के तेज कदमों की आवाज़ से पहला राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, जिसे नेसा ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। साम्राज्य पर नई कहानियों का अनुभव करें। रो राक्षस उन पर आक्रमण करने के लिए उग्रता से दहाड़ने लगे। नेसा का शरीर सहज रूप से हरकत में आ गया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया, वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा राक्षस के खून से मिश्रित खून में डूब गया। उसका शरीर अपनी इच्छा का पालन करने में असमर्थ था। भले ही आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन तुम एक डरावने प्रेत हो।
कैटरीन उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। इसके बाद कैटरीन ने एक गहरी सांस ली और अपने अब अकेले बाएं हाथ को आगे बढ़ाया। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे ही उसकी उंगलियों के पोरों में बैंगनी लपटें चमक उठीं, जो तुरंत ही उसके हाथ को घूंघट की तरह ढकने लगीं। दोनों राक्षस एक ही गति से दौड़ रहे थे, एक दूसरे के बिल्कुल बगल में थे। इससे कैटरीन को एक विचार आया, एक अतिरिक्त कदम से कुछ भी बुरा नहीं होगा, है ना? कैटरीन ने खुद से बात करते हुए सिर हिलाया। उसका कोट फिर से हिल गया क्योंकि उसने खुद को राक्षसों के सामने नहीं बल्कि उनके दाहिनी ओर पाया। राक्षसों ने तुरंत अपना सिर घुमाया, यह महसूस करते हुए कि किसी तरह कैटरीन ने अपना स्थान बदल लिया था। लेकिन उनके लिए इस बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। कैटरीन ने अपने हाथ को 2 बार घुमाया, जिससे उसके सामने एक ज्वलंत क्रॉस बन गया। एक क्षण के लिए क्रॉस जमीन से ऊपर मंडराता रहा, जिससे धूल के कण चिंगारी की तरह प्रज्वलित होकर आगे बढ़ गए। एक ही धड़कन में ज्वलंत क्रॉस राक्षसों के बीच से गुजर गया, उन्हें आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया तथा पीछे जलते अंगारों का एक विस्तृत काला निशान छोड़ गया। बाम! मांस के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे, उनके किनारे ऐसे जल रहे थे जैसे किसी भीषण विस्फोट या निर्दयी आग के बाद जल रहे हों। खरग! नेसा को खून की खांसी हुई, उसकी आंखें दर्द से फैल गईं, लेकिन वह जल्दी ही होश में आ गई। ऐसा लगता है कि मैं अपनी सीमा से थोड़ा आगे निकल गई, लेकिन यह इसके लायक था, कैटरीन ने दूरी पर मारे गए 2 राक्षसों को देखते हुए कहा। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया और उसके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान थी। यही है, ये शक्ति, और अंततः यह मुझे मिल गई। कदम! कैटरीन नेसा के पास जाकर उसे धीरे से उठाया। ठीक है, जितना वह कर सकती थी। वह उसके खुले घावों को छूने से सावधान थी। उसके शरीर से सीधे उभरी हुई हड्डियों और टेंडन का दृश्य काफी भयानक था। कैटरीन को नेसा द्वारा झेले गए दर्द के बारे में सोचकर ही बीमार महसूस हुआ। चलो, तुम अभी भी बेहोश नहीं हुई हो, है ना? मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे सुन सकती हो, कैटरीन ने नेसा को अपनी पीठ पर उठाते हुए कहा। शू! चुप रहो! नेसा गुर्राई। उसे महसूस हो रहा था कि कैटरीन के हर कदम के साथ उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। वह अभी बात करने के मूड में नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से इस स्थिति तक पिटने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह हार मानने वाली भी नहीं थी। ठीक है, अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ही यहाँ बचे हैं, कैटरीन ने चारों ओर देखते हुए कहा। ज्वाला स्तंभ अभी भी चमकते हुए जल रहे थे, धीरे धीरे अपनी आग को चारों ओर फैला रहे थे और नई कलाकृतियों को जन्म दे रहे थे। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस स्थान की ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती और कोई शक्तिशाली कलाकृति नहीं बन जाती, या जब तक कि कोई सभी कलाकृतियों को भस्म नहीं कर देता, चाहे वह कोई प्रेत हो या राक्षस। कैटरीन धीरे धीरे उस पहाड़ी की ओर बढ़ी जहां एडम लेटा हुआ था। वह अपने भूतिया कदमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, वह बहुत थकी हुई थी और उसे डरने की कोई बात नहीं थी। सभी राक्षस, यहाँ तक कि प्लेग रीपर भी पहले ही मर चुके थे। खैर, फ्यूम कैथेड्रल में अभी भी बहुत सारे फ्यूम कवच थे, लेकिन वे विशेष थे। वे एडम और अन्य पर हमला नहीं करेंगे, खासकर जब वे अपने घर के बाहर हों। उनके नए स्वामी प्लेग रीपर एक निष्पक्ष लड़ाई में मारे गए थे, इसलिए उनके लिए एकमात्र काम यह था कि वे बचे हुए लोगों पर नजर रखें जो धीरे धीरे अपने इनाम के करीब पहुंच रहे थे। नल! कैटरीन झुकी और नेसा को एडम के बगल में जमीन पर लिटा दिया। तो अब हम क्या करें? कैटरीन ने अपने दोनों हाथ बगल में रखते हुए और गहरी निगाह से आगे देखते हुए पूछा। एडम और नेसा ने पहले मिडनाइट क्रिस्टल की ओर नजर घुमाई। हमें इसे अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। हम इस खजाने को अपने लिए लेने के हकदार हैं। दुर्भाग्य से हम केवल 3 ही बचे हैं। एडम के शब्दों को सुनकर कैटरीन की आंखें काली पड़ गईं। कल तक वह ओस्कर, लैरो, ओसाना या एरना को नहीं जानती थी, लेकिन कुछ झगड़े उनके रिश्ते को मजबूत करने के लिए काफ़ी थे। उनकी मौतों ने उसे जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्रभावित किया। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल! एडम कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक अजीब सी आवाज ने, जैसे कि मांस के बढ़ने से आ रही हो, उसे रोक दिया। क्या बकवास है? कैटरीन ने धीरे से पीछे मुड़ते हुए कहा। फिर उसकी और एडम और नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं। वे जमीन पर पड़ी ओसाना को गौर से देखने लगे, जिसका बड़ा घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ओसाना के आखिरी शब्द एडम के दिमाग में कौंध गए और उसकी निगाहें गहरी हो गईं। अब उसे एहसास होने लगा कि ओसाना खुद का बलिदान नहीं कर रही थी, बल्कि वह जोखिम उठा रही थी। यदि एडम और कैटरीन उसके कार्यों के बाद प्लेग रीपर को पराजित नहीं कर पाते, तो वह भी मर जाती, लेकिन वह भयानक घाव उसकी मौत की सजा नहीं थी। ओसाना के पेट में छेद सचमुच इतना बड़ा था मानो किसी बड़ी तोप से गोला दागा गया हो, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक हो रहा था। मांस, जड़ों की तरह, हजारों लाल धागों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए, ओसाना ने जो कुछ खोया था उसे विस्तार से बहाल कर रहे थे। एडम को तुरंत याद आ गया कि पुनर्जीवित राक्षस क्या करने में सक्षम थे। उसने देखा था कि कैसे वे सबसे भयानक घावों को भी आसानी से ठीक कर सकते थे। रुको! उसने अपनी सारी क्षमताएं इस्तेमाल कर लीं।
2 नेक्सस गुण और 2 आदेश। तो यहाँ क्या हो रहा है? एडम ने नेसा की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि ओसाना शायद हाइब्रिड या कुछ और ही खास हो सकती है, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। ओसाना एक लंबे इतिहास वाली प्रेत थी। इसके अलावा नेसा के विपरीत उसके पास कई क्षमताएं थीं और वह स्वतंत्र रूप से ऊर्जा का उपयोग करती थी, और उनकी शारीरिक शक्ति में अंतर भयावह था। फिर एडम को याद आया कि कुछ फैंटम के पास ऑर्डर्स और नेक्सस ट्रेट्स के अलावा क्षमताओं का एक और स्रोत था। एडम उन फैंटम में से एक था क्योंकि उसकी कलाकृति में एक सक्रिय विशेषता थी। जबकि एडम विचार कर रहा था और कैटरिन और नेसा ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है, ओसाना का घाव इतना भर गया था कि वह मृत्यु के निकट पहुंचने से बच गई। उसके अंग और मांसपेशियां अभी भी क्षतिग्रस्त थीं, उसका बहुत अधिक रक्त बह चुका था तथा उसके पेट की त्वचा विकसित नहीं हुई थी। कांपना, कांपना, कांपना। जब ओसाना के शरीर से क्रिस्टल आंसू जैसा एक चमकीला नीला गोला निकला तो जमीन हल्की सी कांप उठी। गोला टूट गया, जिससे उसमें काफी समय से भरा नीला तरल पदार्थ बाहर आ गया। ये तरल पदार्थ शीघ्रता से ओसाना के क्षतिग्रस्त भागों तक पहुंच गया और उसके शरीर में एक अमृत की तरह समा गया। ओसाना के शरीर में वापस लौटने से पहले से ही खाली गोला एक नीली चमक में बदल गया। यह अज्ञात था कि क्या वह निकट भविष्य में फिर से अपनी कलाकृति का उपयोग कर सकती है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया था। अगर यह कलाकृति न होती तो ओसाना निश्चित रूप से मर जाती। उसके घाव के साथ जीवित रहना असंभव था। धप धप धप। कुछ सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यह ओसाना की सक्रिय हृदय की धड़कन थी जो थोड़ी देर की मृत्यु के बाद फिर से काम करने लगी और उसकी आंखों में जीवन भर दिया। बिल्कुल नहीं, ओसाना की बाहें हरकत में आती देख कैटरिन ने बड़बड़ाया। वह जमीन पर जोर लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए ओसाना ने उनकी चौंकती हुई निगाहों से मुलाकात की। चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं मर जाऊंगी? आखिरकार मैं सहारा हूं, नायक नहीं। मैं मदद कर रही हूं, अपना बलिदान नहीं दे रही हूं। ओसाना ने कर्कश स्वर में फुसफुसाया। उसने एक और कदम बढ़ाया लेकिन लड़खड़ाकर एक घुटने पर गिर गई। ओसाना ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने पेट को देखा। कलाकृति से निकले नीले तरल के साथ भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लगेगा। उसकी त्वचा केवल आंशिक रूप से ठीक हुई। यह एक धीमी प्रक्रिया थी और आंतरिक घावों से छुटकारा पाना बहुत अधिक कठिन था। हुश। ओसाना ने अपना हाथ हिलाया और ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां बुलाईं। वे उपचार करने वाली परियों की तरह एडम, नेसा और कैटरिन के सबसे गंभीर घावों की ओर बढ़ीं और उन्हें वांछित राहत पहुंचाई। अरे, अब तो मुझे डर लगने लगा है। एडम ने अपना सिर हिलाया और जमीन से उठने के लिए पर्याप्त ताकत जुटाई। उसने ओसाना को शांत दृष्टि से देखा। हवा उसके लंबे गुलाबी बालों को झकझोर रही थी। तुम मुझसे क्या इच्छाएं मांगने जा रहे हो? हालांकि तुमने खुद का बलिदान नहीं दिया, लेकिन तुमने निश्चित रूप से प्रहार सहकर मेरी जान बचाई। साम्राज्य में नई दुनिया का अन्वेषण करें। ओसाना धूर्तता से मुस्कुराए। चलो इस पर बाद में बात करते हैं। इस मिशन के बाद मैं ठीक होने के लिए एक लंबा ब्रेक लेने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ही करना चाहेंगे, ओसाना ने कहा, एडम के बगल में चलते हुए चट्टान के किनारे तक पहुंचते हुए। उसकी निगाहें मिडनाइट क्रिस्टल पर टिकी थीं, जो इन अंधेरी धरतियों के बीच रात के आकाश में सबसे साफ तारे की तरह चमक रहा था। आपकी तरह मेरा दिल भी भारी है और मैं अपने मृत साथियों के लिए दुखी हूं, लेकिन हम बच गए और हमें मिडनाइट क्रिस्टल ले जाना चाहिए, कम से कम इसलिए कि वह किसी राक्षस के पास न चला जाए। कैटरीन ने अपना हाथ हिलाया, अचानक आगे बढ़ी और ढलान से नीचे कूद गई। चलो, ये भाषण बहुत हो गए। मैं मिडनाइट क्रिस्टल को आत्मसात करने जा रहा हूं क्योंकि मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। यही मेरी एकमात्र प्रेरणा है। ओसाना ने केवल चुपचाप सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि कैटरीन सही थी। वे चारों उस विशाल बर्फ सफ़ेद क्रिस्टल की ओर बढ़े जिसमें उन चारों के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। एडम ने अंदर ही अंदर गहरी सांस ली और फ्यूम कैथेड्रल की ओर देखा। क्या यह संभव है कि एक दिन मैं उनकी जगह पर हूं? एडम की निगाहें गहरी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उनके विपरीत ओस्कर, लेरो और एला कभी भी गढ़ में वापस नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है? बस इसे अपने हाथों में लेना है, एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नीली आंखों में एक चमकदार सफ़ेद रोशनी प्रतिबिंबित हुई। यह मिडनाइट क्रिस्टल था जो उसकी दृष्टि के पूरे क्षेत्र को ओवरलैप कर रहा था। मिडनाइट क्रिस्टल वास्तव में बड़ा था। इसकी तुलना में एडम, कैटरिन, ओसाना और नेसा छोटे और कमज़ोर लग रहे थे। अगर वे सभी एक दूसरे का हाथ थाम भी लें तो भी वे मिडनाइट क्रिस्टल को घेर नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ उसका आधा हिस्सा ही घेर पाएंगे। हमें रिवॉल्व को बुलाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा ही है, कैटरीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाने से पहले कहा। धीरे धीरे उसकी हथेली के सामने एक सफ़ेद भंवर प्रकट हुआ जिससे मिडनाइट क्रिस्टल थोड़ा कांपने लगा। सघन ऊर्जा तरंगें उस बिंदु की ओर बढ़ीं जिसके सामने कैटरीन खड़ी थी और बर्फ सफ़ेद ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा बाहर की ओर छोड़ी।
ऐसा लगा जैसे कोई किरण उसके रिवॉल्व में समा गई हो और उसके आंतरिक स्थान को भर रही हो। जाहिर है, फैंटम अपने आंतरिक स्थान में कोई भौतिक वस्तु नहीं रख सकते थे, हालांकि कुछ अपवाद थे जिनमें से एक कलाकृतियां थीं। दो स्थितियां महत्वपूर्ण थीं, एक ये कि वस्तु में बड़ी मात्रा में ऊर्जा हो और दूसरा ये कि आंतरिक अंतरिक्ष में वस्तु के लिए जगह हो। इस प्रकार आर्टिफैक्ट और नेक्सस दोनों ही एवोल्यूशन ट्री के निकट थे, क्योंकि उनका फैंटम से मजबूत संबंध था और एवोल्यूशन ट्री समझता था कि ये वस्तुएं वहां क्यों थीं। मिडनाइट क्रिस्टल से प्राप्त ऊर्जा भी ऐसी ही स्थिति में थी। यह आर्टिफैक्ट या नेक्सस की तरह फैंटम को सीधे तौर पर मजबूत नहीं बना सकती थी, लेकिन ये कुंजी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था और फैंटम को अगले स्तर तक विकसित करने का एक सीधा रास्ता था। कैटरीन की आंखें गहरी होती गईं और वह ऊर्जा को अवशोषित करती रही। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं थी, इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि ऊर्जा बहुत अधिक थी। ओसाना भी ऐसा ही करने का इरादा रखते हुए आगे बढ़ा और जल्द ही एडम और नेसा की बारी आने वाली थी, लेकिन एडम के अलावा कोई नहीं जानता था कि नेसा रिवॉल्व को नहीं बुला सकती। मैग्नस ने अनुमान लगाया कि नेसा अब ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होगी, क्योंकि अपने युद्ध रूप में वह ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर को बढ़ाने और अपनी ताकत को एक नई सीमा तक बढ़ाने के लिए करती थी। हालांकि उसके विकास के बावजूद नेसा एक हाइब्रिड थी, न कि एक फैंटम। ये गढ़ में उच्च अधिकारियों के लिए कोई रहस्य नहीं था, लेकिन आम के वन फैंटम को यह नहीं जानना चाहिए था, यह अंतिम रहस्य था। हालांकि नेसा अपने रिवॉल्व को दिखाने से इनकार नहीं कर सकती थी, जो उसके पास नहीं था। कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वह मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित करने के अवसर को छोड़ने को तैयार थी। मैग्नस और रेफेसा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन नेसा ने उनसे पहले ही यह काम कर दिया था। क्लच। नेसा ने एडम का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एडम, मेरे लिए हिलना डुलना बहुत मुश्किल है, मेरे घाव बहुत गंभीर हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस चलो मिडनाइट क्रिस्टल के दूसरी तरफ चलते हैं, जहां सिर्फ हम दोनों ही होंगे। ये कहते हुए नेसा ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। कैटरीन ने उसे हैरानी से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी, जैसे कि उसने ठीक ठीक अनुमान लगा लिया हो कि क्यों नेसा एडम के साथ अकेली रहना चाहती थी, बिना उसके और ओसाना की नज़रों के। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी के पास गढ़ में लौटने के लिए इंतजार करने का धैर्य नहीं है। कैटरीन ने एडम की ओर देखने से पहले तीखे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी मजबूत महिलाएं पसंद हैं। वोश। नेसा ने अचानक पलटकर कैटरीन को गुस्से से घूरा। चुप रहो, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो तो अपना मुंह मत खोलो। नेसा ने गुस्से से कहा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ऐसी प्रतिक्रिया किसी भी साधारण व्यक्ति को भयभीत कर देती, लेकिन कैटरीन ने केवल हल्के से मुस्कुराकर अपने हाथ की हथेली से अपना मुंह ढक लिया। ओह, मैं समझ गया। बाहर से तुम एक जंगली जानवर हो, एक सच्ची योद्धा, लेकिन अंदर से तुम एक शर्मीली लड़की हो। हाँ, मेरी तरफ उस नज़र से मत देखो, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी, तुम जो चाहो करो। नेसा ने केवल चिढ़कर नाक भान सिकुड़ी और फिर एडम का हाथ पकड़कर मिडनाइट क्रिस्टल के पीछे छिप गई, कैटरीन और ओसाना से छिप गई। अब वे विशाल क्रिस्टल के दूसरी ओर थे, इसलिए कैटरीन और ओसाना यह नहीं देख पा रहे थे कि वे मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा को कैसे अवशोषित करेंगे। इससे पहले कि एडम कुछ कह पाता, नेसा ने उसे छाती से धक्का दिया और उसे मिडनाइट क्रिस्टल के खिलाफ दबा दिया और उसे मजबूती से कॉलर से पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम हर उस विचार से छुटकारा पा लो जो आखिरी क्षण में तुम्हारे दिमाग में आया हो। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे ये पता नहीं लगा सकते कि। नेसा ने आक्रामक तरीके से कहा, जिससे बहस के लिए कोई जगह नहीं बची। अंत में अपनी हथेली को देखते हुए उसकी आवाज़ शांत हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, एडम फुसफुसाया, यह महसूस करते हुए कि यह छोटा सा दृश्य नेसा के लिए सिर्फ एक कवर था। वह परेशान या कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसने और नेसा ने एक दूसरे को केवल कुछ ही बार देखा था, और उनमें से 2 बार उन्होंने एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की थी। उनका रिश्ता स्पष्ट रूप से इस स्थिति में नहीं था कि उनमें से कोई भी एक दूसरे के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित कर सके। एडम नेसा के अजीब व्यवहार से उलझन में था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा था। नेसा के विपरीत उसने कैटरीन के बारे में सोचा भी नहीं था, और ओसाना को नहीं पता होगा कि वह एक हाइब्रिड थी। लेकिन आप ऊर्जा को कैसे अवशोषित करेंगे? ओसाना और कैटरीन अब कुछ भी नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन रिवॉल्व के अलावा आपके पास कोई रास्ता तो होगा, है ना? एडम ने सुझाव दिया, उम्मीद है कि नेसा के पास कोई योजना होगी। नेसा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। उसके पास कोई योजना नहीं थी। ठीक है, अब मैं ऊर्जा का उपयोग कर सकती हूँ, इसलिए बस इस पर अपना हाथ रखना ही पर्याप्त होगा। नेसा ने अपना हाथ मिडनाइट क्रिस्टल की ओर बढ़ाते हुए कहा। हालांकि 10 सेकंड के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
ऊर्जा नेसा के पास नहीं जा रही थी। उसके पास रिवॉल्व नहीं था, इसलिए ऊर्जा को यह एहसास ही नहीं हुआ कि नेसा उसे अवशोषित करना चाहती थी। उसे संपर्क स्थापित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन रिवॉल्व के बिना ऐसा करना असंभव था। नेसा कांप उठी, उसका शरीर रोंगटे खड़े करने लगा। वह यह अवसर खोना नहीं चाहती थी। यह एक वास्तविक दुष्स्वप्न था और उसके लिए सबसे बुरा परिणाम था। वह जानती थी कि वह ऊर्जा का उपयोग कर सकती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे अवशोषित किया जाए। शायद तुम्हें अपनी युद्ध मुद्रा में आ जाना चाहिए। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? एडम ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सुझाव दिया। नेसा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। कैसे? मैंने अभी तक ये नहीं सीखा है कि इसे स्वतंत्र रूप से कैसे करना है। मुझे इसके लिए एक मजबूत प्रेरणा की आवश्यकता है, अधिमानतः एक लड़ाई के दौरान। नेसा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपनी निगाहें जमीन पर झुका लीं। युद्ध की मुद्रा में आने के लिए उसे किसी प्रकार के ट्रिगर की आवश्यकता थी। दोनों बार यह उसकी ओर दया या तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया, पहले एडम की ओर से, फिर प्लेग रीपर की ओर से। उसे अपने शरीर को उसकी सीमा तक काम करने के लिए मजबूर करने के लिए एक अच्छे कारण की आवश्यकता थी, केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं थी। ये रेजोनेंस से अलग था क्योंकि नेसा एक फैंटम नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां समान थीं। अरे नेसा, ऐसा करने की कोशिश करो। अचानक उसने मैग्नस की आवाज़ सुनी, जिसके पास एक विचार था। जब नेसा पहली बार युद्ध रूप में आई थी, तब मैग्नस इसका कारण जानने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने कैमरे के फुटेज को सैकड़ों बार देखा और बहुत जल्दी ही मैग्नस को एहसास हो गया कि यह एडम का खून था जो नेसा के मुंह में चला गया था। क्या यह इतना आसान हो सकता था? खैर, मैग्नस को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने मान लिया कि यह सिर्फ उत्प्रेरक था जिसने नेसा को पहली बार अपने युद्ध रूप का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। यह उस समय एक दूसरे से टकराने वाले कई अन्य कारकों के कारण काम कर गया। लेकिन एक बात मैग्नस को पक्के तौर पर पता थी। एडम के खून में किसी भी फैंटम के खून जैसी ऊर्जा थी, जिसका मतलब था कि यह नेसा की मदद कर सकता था। क्लच! अगले ही क्षण, जब मैग्नस ने अपनी योजना बताई, नेसा ने एडम की बांह को कसकर पकड़ लिया और अपना मुंह खोल दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने नुकीले दांत उसकी कलाई में गड़ा दिए और किसी पिशाच की तरह उसका खून पीने लगी। आमतौर पर नेसा के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। ये शर्मनाक था, लेकिन दांव बहुत ऊंचे थे। उसके सामने मिडनाइट क्रिस्टल था। वह अपने विकास के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज को मिस नहीं कर सकती थी। नेसा भी हर किसी की तरह मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास एक अलग रास्ता था, जिसे उसे खुद ही तय करना था। नेसा के मुंह में खून भर गया और वह उलझन में पड़ गई। उसे उम्मीद थी कि एडम दर्द से चिल्लाएगा या कम से कम पूछेगा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। इसके बजाय वह चुपचाप उसे देखता रहा। हाँ, वह कमज़ोर नहीं है, वह मजबूत है, नेसा ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा। लेकिन नेसा को यह नहीं पता था कि जब मैग्नस उससे बात कर रहा था, तब एडम से भी किसी ने संपर्क किया था। ये रेफेसा ही था जिसने मैग्नस के साथ सहमति से एडम को योजना का अपना हिस्सा बताया। उन्हें नेसा को युद्ध के रूप में तैयार करना था और एडम का खून सिर्फ पहला कदम था। कैसा अजीब एहसास है। नेसा ने हौंफते हुए एडम की कलाई से अपने नुकीले दांत बाहर निकाले, जिससे 2 गहरे छेद हो गए, जिनमें से खून की धार बह रही थी। मुझे थोड़ा समय दो, मुझे लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा से मैं युद्ध की स्थिति में आ सकती हूँ। नेसा ने आंखें बंद करते हुए कहा। पकड़ना! अचानक नेसा को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन को कसकर दबा रखा है। अपनी आंखें खोलकर उसने एडम की ठंडी निगाह और उसके हाथ को अपनी गर्दन पर पकड़ते हुए देखा। क्या यह? नेसा ने मुश्किल से सांस रोकी। उसे एहसास नहीं हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है। साम्राज्य के साथ जुड़े रहें। बाम! इससे पहले कि नेसा कुछ कह पाती, एडम ने उसका सिर जमीन में दबा दिया और उसे धूल की परत पर कसकर दबा दिया। चलो, अपना युद्ध रूप धारण करो, वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। एडम, ओसाना, कैटरिन और नेसा, ये चारों ही फैंटम और राक्षसों से बचे हुए एकमात्र जीवित व्यक्ति थे। सामान्यतः ऐसी स्थिति में उन्हें राहत की सांस लेनी चाहिए थी और मदद का इंतजार करते हुए विभिन्न गैर महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन नेसा का सिर जमीन पर दबा हुआ था और एडम उसे मौत की धमकी दे रहा था। भाड़ में जाओ, मुझे जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से खिलवाड़ करना बंद करो। नेसा ने चिल्लाते हुए दबाव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। वह एडम की तरह अपने घावों के कारण गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी, लेकिन एडम की मांसपेशियों में नेसा की तरह क्षति नहीं थी और इससे उसकी शारीरिक क्षमताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? एडम ने अपना सिर झुकाया और स्थिर, भावहीन दृष्टि से देखा। एडम ने नेसा को जमीन से उठाया और उसे मिडनाइट क्रिस्टल के सहारे झुका दिया। उसने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी सांस लेने की क्षमता बंद हो गई।
उसकी आंखें सिकुड़ गईं, मानो एक क्षण के लिए उसने सोचा हो कि क्या इस तरह से कार्य करना उचित है, लेकिन जल्द ही उसकी निगाहें दृढ़ संकल्प से भर गईं। जोर! एडम की मुट्ठी नेसा के पेट में धंस गई। दर्द से उसका मुंह खुल गया, लेकिन इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, एडम की हथेली ने उसका मुंह ढक दिया। कोई शोर मत मचाओ, हम नहीं चाहते कि कैटरीन और ओसाना यहाँ आएं और पता लगाएं कि आप फैंटम नहीं हैं, है ना? एडम ने शांति से कहा। उसकी संतुलन की भावना ने धीरे धीरे नेसा में भय पैदा कर दिया। फिर एडम ने दूसरी ओर देखा, अपनी नीली आंखों को थोड़ा सा सिकुड़ते हुए, जो प्राचीन बर्फ की तरह स्थिर थीं। मैं गंभीर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ? मेरा विश्वास करो, अगर तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ। एडम की फुसफुसाहट ने नेसा के मन को एक जादुई मंत्र की तरह तेजी से बढ़ते भय से प्रेरित कर दिया। नेसा के दिमाग में कुछ यादें उभर आईं। ये वह दृश्य था जहां एडम ने काई को मरने के लिए छोड़ दिया था, झुग्गी झोपड़ियों का एक साधारण लड़का जिसने नेचुरल फैंटम बनने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा था। एडम को नहीं पता था कि किसी ने इसे देखा था, खासकर नेसा ने, क्योंकि वह इस बात से अनजान थी कि उस दिन एडम के दिमाग में क्या विचार थे, उसके इरादे क्या थे, वह किस बारे में सोच रहा था। नेसा के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन इस बारे में सोचने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एडम ने एक बार ऐसा कठोर काम किया था, उसे विश्वास हो गया कि एडम पूरी तरह से गंभीर था। एडम ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह अपना अगला निर्णय लेने वाला हो। क्लच! उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और नेसा की गर्दन और भी कस गई। एडम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी शांत निगाहों से नेसा को एहसास हो गया कि वह उसे मार डालने के लिए तैयार है, और ये जल्द ही हो जाएगा। सहज रूप से नेसा की बाहें एडम के चारों ओर कस गईं। उसकी पकड़ ढीली करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बेकार था। अपने घावों के साथ नेसा अपनी वास्तविक शक्ति का 1/10वां हिस्सा भी इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं थी। जल्द ही हवा की कमी के कारण नेसा की आंखें धुंधली हो गईं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह सचमुच रुकने वाला नहीं है। नेसा ने मन ही मन बुदबुदाया, ये देखकर कि एडम के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी और उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत थी। हालांकि नेसा ने स्वीकार किया कि एडम गंभीर था, लेकिन अब जाकर उसे इस बात पर सचमुच विश्वास हुआ। उसका पूरा शरीर अपने जीवन के प्रति एक पुराने भय से काम उठा, जो कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगले कुछ सेकंड में खत्म हो सकता था। एडम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, खतरे के बावजूद नेसा अभी भी अपने युद्ध रूप में नहीं आई थी। उसे एहसास हुआ कि उसे इसके बारे में तुरंत कुछ करना होगा। खैर, मैं पहले ही बहुत आगे निकल चुका हूं, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। एडम ने कंधे उचकाए। उसने नेसा को अपनी ओर खींचा और फिर उसे तेजी से मिडनाइट क्रिस्टल में धकेल दिया। नेसा के पैर कांपने लगे, उसे लगा कि वह गिरने वाली है, इसलिए उसने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की। वह जो सबसे अच्छा कर सकती थी, वह था अपना हाथ मिडनाइट क्रिस्टल पर रखना, जो दूर से देखने पर तो चिकना दिखता था, लेकिन उसमें कई अनियमितताएं थीं क्योंकि वह एक जटिल वस्तु थी। नेसा की सांस लगभग खत्म हो गई थी, तभी वह हौंफने लगी और एडम ने अंततः अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, हालांकि एक क्रांतिकारी तरीके से। सूजी हुई नसों से ढके उसके शरीर से अंबर ऊर्जा की पतली धाराएं निकलने लगीं। तुरंत ही नेसा का हाथ हरकत में आया और उसने एडम के चेहरे पर पूरी ताकत से वार किया। इस प्रहार ने एडम को एक तरफ फेंक दिया और आखिरकार नेसा की गर्दन उसकी मजबूत पकड़ से मुक्त हो गई। उसका वार इतना प्रभावशाली था कि एडम का अगला दांत उड़ गया, जो किसी जानवर के नुकीले दांत जैसा था। सहज रूप से एडम के दांत को देखते हुए नेसा का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और उसने उसके दांत को अपने शिकार, अपनी ट्रॉफी के रूप में पकड़ लिया। एडम जमीन पर गिर पड़ा और नेसा को भ्रमित दृष्टि से देखा। उसे खुशी थी कि वह अपनी युद्ध मुद्रा में आ गई थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ऐसा करने के लिए उसे अपना दांत खोना पड़ेगा। नेसा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन होश! बिजली के झटके की तरह एक शक्तिशाली स्पंदन उसकी बांह से होते हुए उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। एडम और नेसा ने एक साथ एक ही स्थान पर देखा, उसके हाथ पर जो मिडनाइट क्रिस्टल से जुड़ा हुआ था। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, नेसा के युद्ध रूप में प्रवेश करने के बाद उसने ऊर्जा जारी करना शुरू किया। मिडनाइट क्रिस्टल ने प्रतिक्रिया की। इसकी ऊर्जा ने नेसा के शरीर को भरते हुए संपर्क बिंदु पाया। लेकिन आगे क्या होगा? जब फैंटम्स ने मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित की, तो वह उनके आंतरिक स्थान में संग्रहित हो गई ताकि बाद में वे इसका उपयोग कुंजी बनाने के लिए कर सकें। हालांकि नेसा को चाबी की जरूरत नहीं थी। वह राक्षस विकास के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह एक हाइब्रिड थी और पावर सिस्टम के मामले में फैंटम की तुलना में राक्षसों के ज्यादा करीब थी। यदि प्लेग रीपर उनकी लड़ाई जीत जाता, तो वह मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित कर लेता और अपना विकास शुरू कर देता। इसलिए विजेता के रूप में कैटरीन ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। वह पूरी तरह से राक्षस नहीं थी, इसलिए उसका रास्ता उसके लिए भी अज्ञात था। नेसा को केवल सकारात्मक परिणाम की उम्मीद थी, और यह कि उसका शरीर नए ऊर्जा स्रोत को स्वीकार करेगा और उसके अनुकूल हो जाएगा।
हर सेकंड ऊर्जा अधिक से अधिक बढ़ती गई, लेकिन यह आंतरिक अंतरिक्ष में नहीं गई जैसा कि कैटरीन के मामले में हुआ था, क्योंकि नेसा के पास कोई आंतरिक अंतरिक्ष नहीं था। रुको, अगर यही हाल रहा तो मैं टूट जाऊंगी, नेसा ने अपने हाथ की ओर देखते हुए कहा। उसकी त्वचा के नीचे सफ़ेद ऊर्जा की धारियां दिखाई देने लगी, जैसे कोई बम फटने को तैयार हो। हर दिल की धड़कन के साथ सफ़ेद धारियां बढ़ी और बड़ी होती गईं, उसके शरीर में नई नसों की तरह दौड़ती रहीं, सक्रिय रूप से धड़कती रहीं, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। नेसा ने सांस रोककर सोचा। आखिरकार उसने मिडनाइट क्रिस्टल से अपना हाथ हटाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि कुछ बुरा होने से पहले उसका शरीर कितनी अधिक ऊर्जा सोख सकता है। लेकिन नेसा वहीं जम गई। क्यों? नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने हाथ को देखा, जो उसकी इच्छा के बिना मिडनाइट क्रिस्टल को और कसकर पकड़ रहा था। उसका शरीर उसके मन की बात नहीं मान रहा था, और यदि ऐसी शक्तिशाली प्रवृत्तियां युद्ध के दौरान उपयोगी हो सकती थीं, तो अब वे नेसा के लिए घातक खतरा बन गई थीं। भाड़ में जाओ, एडम, मेरी मदद करो, मेरा हाथ इस चीज से हटाओ, नेसा ने अपनी आवाज में असली डर के साथ कहा। अब उसे एहसास हुआ कि एडम की पिछली हरकतें उसे युद्ध के रूप में लाने के लिए सिर्फ एक धोखा थीं, लेकिन ऊर्जा के अत्यधिक इस्तेमाल से मौत बहुत वास्तविक थी, खासकर जब यह मिडनाइट क्रिस्टल से ऊर्जा थी। एडम ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। नेसा ने पहले ही इतनी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी कि उसका पूरा शरीर चमक रहा था और उसकी त्वचा पारदर्शी लग रही थी। कदम। एडम आगे बढ़ा और उस व्यक्ति की सहायता के लिए दौड़ा जिसे वह कुछ सेकंड पहले मारने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम उठाया, एक तेज चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दीं। रोशनी इतनी तेज थी कि एडम को अपने हाथ से अपना चेहरा ढकना पड़ा। वह सिर्फ अपनी उंगलियों के बीच के अंतराल से ही देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। नेसा की आंखें दो भूतिया लालटेनों की तरह चमक उठीं और उसकी सारी ऊर्जा उसके दूसरे हाथ में चली गई, जहां एडम का दांत मजबूती से जकड़ा हुआ था। तभी नेसा का शरीर जोर से कांप उठा और उसकी मुट्ठी से एक रंगीन चमक फूट पड़ी, जैसे कोई अंबर तारा हो जो आसानी से किसी महान तारामंडल का मुख्य तारा बन सकता है। बाम! नेसा जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर को अब ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, उसने जरूरत से ज्यादा ऊर्जा सोख ली थी और अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। धत्तेरी की! एडम तुरंत नेसा के पास दौड़ा और देखने लगा कि वह ठीक है या नहीं। अजीब बात यह है कि नेसा ठीक थी। वह बस बेहोश हो गई थी, उसकी सांसें सामान्य थीं, उसका शरीर जल्दी से जल्दी पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू करना चाहता था। अच्छा, मुझे आशा है कि वह बच गई होगी, उसने किसी उद्देश्य से जोखिम उठाया था, है न? एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके मुंह में खून का एहसास हो रहा था। लाल रंग की बूंदें धीरे धीरे उसकी जीभ पर गिर रही थीं, जिससे धातु जैसा स्वाद आ रहा था। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इसे वापस ले लेना चाहिए ताकि मुझे जटिल उपचार से गुजरना न पड़े। एडम ने नेसा की मुट्ठी खोलते हुए अपने सिर के पीछे खुजलाया। वह अपना दांत वापस पाना चाहता था, क्योंकि उसे उसी जगह पर चिपकाना नया दांत उगाने से कहीं ज्यादा आसान होता। एम्पायर की ओर से और भी सामग्री का आनंद लें। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपना दांत नहीं देखा। नेसा की मुट्ठी खाली थी। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि यह कैसे हुआ। उसे यकीन था कि उसने नेसा को उड़ते हुए उसका दांत पकड़ते देखा था, लेकिन यह निश्चित रूप से जमीन पर गिरकर धूल में गायब नहीं हुआ था। उसी क्षण नेसा ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसने एडम को नहीं देखा। इसके बजाय वह उस विशाल अंधकार को प्रशंसा और पूर्ण विस्मय से देखती रही, जिसके मध्य में वह सबसे भव्य चीज थी जो उसने अपने जीवन में कभी देखी थी। एक विशाल बर्फ सफेद वृक्ष अंतरिक्ष में शांतिपूर्वक तैर रहा था, जो महान शक्ति का प्रतीक था, जिसे केवल वे ही लोग प्रयोग कर सकते थे जिन्हें भाग्य ने स्वयं चुना था या जिन्होंने उस अवसर को बलपूर्वक अपने हाथों में लिया था। पेड़ के केंद्र की ओर एक अंबर रंग का तारा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जिसके अंदर किसी जानवर का जहरीला दांत था। नहीं, ये बहुत बड़ा और तेज नहीं था, ये किसी इंसान के सामने के दांत जैसा था।